जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, कल हमने जो है हिस्ट्री से हमारी क्लासेस को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो जो संकल्प बैच है उसके अंतर्गत हमने एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पार्ट 1 कल जाना था और पार्ट 2 जो है वो अब इस क्लास में जानेंगे एंड पार्ट 3 नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। जो हमारा एंशियंट हिस्ट्री रहेगा वो कितने पार्ट्स में डिवाइड रहेगा, 3 पार्ट में उसको हम जानेंगे। 3 सेशन एंशियंट हिस्ट्री के रहेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं आपका। संकल्प सीरीज जो है, संकल्प सीरीज लॉन्च कर दी गई है एफोर्स के द्वारा, तो जल्दी से जल्दी इसको जो है सब लोग ज्वाइन करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कल जब हमने एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट किया था उसमें हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ा था, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड पढ़ा था एंड उसके बाद हमने हिस्टोरिकल एज को डिस्कस किया था, जिसके अंतर्गत हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या था कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो थे वो अवेलेबल थे, पर लिटरेरी एविडेंस अवेलेबल हमारे नहीं थे। और इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था, पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज एंड हमारा कैल्कोलिथिक एज। ठीक है, फिर उसके बाद हमने प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को जो है वो डिवाइड किया था। उसमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है वो तो अवेलेबल थे, बट लिटरेरी एविडेंस अवेलेबल तो थे लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया था। ऐसे हमारा जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन है एंड वैदिक एज सिविलाइजेशन है। अब इनको जो है हम स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज एंड वैदिक एज में भी डिवाइड करते हैं। स्टोन एज में हम प्री हिस्टोरिक पीरियड को पढ़ते हैं, ब्रॉन्ज एज में प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसको हम किस में पढ़ते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम पढ़ते हैं ब्रॉन्ज एज में। ठीक है, उसके बाद जो वैदिक सिविलाइजेशन है, आज हमने जो है कल लास्ट क्लास में यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। लास्ट वाली क्लास में हमने जो है कहाँ तक, यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, ब्रॉन्ज एज तक। यानी कि हमने कहाँ तक पढ़ा था एंशियंट हिस्ट्री में, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक एंड कैल्कोलिथिक एज जो है, जो हमारा वो पार्ट है उसको कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में जो है, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। कल हमने ब्रॉन्ज एज को भी डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन को पढ़ा था, और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे किसको, आयरन एज को। ठीक है, और किसको डिस्कस करेंगे हम, आयरन एज को। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको आयरन एज के बाद हम हिस्टोरिकल एज को पढ़ेंगे, तो डिस्कस करेंगे उसी टाइम पर हिस्टोरिकल एज में हम क्या क्या पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर हम ऐसे ही सीक्वेंस के साथ में चलते रहेंगे, समय काल के साथ में चलते रहेंगे। तो जैसे कल की क्लास में हमने एंशियंट हिस्ट्री में प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिकल एज का सिलेबस देखा था, और इसी के साथ में प्री हिस्टोरिक पीरियड और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में स्टोन एज और ब्रॉन्ज एज को जो है कवर किया था। आज की क्लास में हम कवर करेंगे इस आयरन एज को, जिसमें हम पढ़ेंगे वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक एज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक एज का जो हमारा टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 1500 BCE से 500 BCE तक। ठीक है, जो हमारा वैदिक एज है उसका टाइम पीरियड जो रहता है 1500 BCE से 500 BCE तक रहता है। अब जिसको BCE, BC, CE या AD के बारे में नहीं पता, वो पहले ये वीडियो देख रहे, तो इससे पहले की जो वीडियो है पार्ट 1 जो है हमारा संकल्प सीरीज का, जो SST का हिस्ट्री का पार्ट 1 है, उसको पहले देखें, उसके बाद में इस क्लास को देखें, तब आपको सब समझ में आ जाएगा BCE क्या होता है, BC क्या होता है, CE क्या होता है और AD क्या होता है। चलिए, जो वैदिक एज है स्टार्ट होती है कब, डिक्लाइन होने के बाद, खत्म होने के बाद, किसके, इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी थी, उसके पतन होने के बाद, उसके खत्म होने के बाद जो है वैदिक एज की शुरुआत होती है। उसी के साथ में इट इज करेक्टराइज्ड बाय द कंपोजिशन ऑफ द वेदास विच आर द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदुइज्म। तो इसको जो करेक्टराइज किया जाता है, बांटा जाता है, किसके अंतर्गत बांटा जाता है, कंपोजिशन ऑफ द वेदास, कंपोजिशन ऑफ द वेदास। यानी कि जब वेद की संरचना हुई थी, वेदों का निर्माण हुआ था, उस समय का इसको करेक्टराइज किया जाता है, उस समय काल के साथ में इसको बांटा जाता है। जो वेद हैं वो क्या है, ये ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स हैं किसके, हिंदुइज्म के। जो हिंदू धर्म है हमारा, जो हिंदू धर्म है उसके स्क्रिप्चर्स होते हैं हमारे वेदास। उसी के साथ में वेद क्या होते हैं, वेदास आर प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द वैदिक पीरियड एंड आर डिवाइडेड टू 4 पार्ट। तो जो वेद होते हैं वो प्राइमरी सोर्स होते हैं किसके लिए,
किसके लिए? हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए। किसके लिए? वैदिक पीरियड की इंफॉर्मेशन जिससे हमें मिलती है, तो वेदास उसके प्राइमरी सोर्स हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है जो वेद हैं वो प्राइमरी सोर्स हैं जिनसे हमें वैदिक पीरियड के जो इंफॉर्मेशन है, वैदिक पीरियड की जो सूचना है वो हमें मिलती है। और इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारा ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। ठीक है, ये सब तो हम बचपन में पढ़ते ही हैं, स्कूल में हमें बचपन में ये सब पढ़ा दिया जाता है कि वेद जो हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से वेद 4 होते हैं? यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अर्थवेद। ठीक है, तो इनको याद रखेंगे। अब वेद क्या होते हैं? वेद वो प्राइमरी सोर्स हैं जिनके द्वारा हमें पता चलता है किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है? वैदिक टाइम पीरियड के बारे में। चलिए, 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। अब ऋग्वेद कौन से होते हैं? ऋग्वेद ओल्डेस्ट कंपोज अराउंड 1500 BC। सबसे पहले ये कंपोज हुए थे, सबसे पहले जो है ये कंपोज किए गए थे। कब? 1500 BC में। इट इज कलेक्शन ऑफ हाइमन्स इन वैदिक संस्कृत दैट प्रेज हिंदू डाइटीज। इसमें जो है कलेक्शन है किसका? हाइमन्स का। अब हाइमन्स क्या होता है? जो भजन वगैरह होते हैं, भजन कीर्तन से हम इसको समझ सकते हैं। जो भजन कीर्तन होते हैं किसी भी देवी देवता की किसी भी देवी देवता को प्रेस करने के लिए तो उनका कलेक्शन होते हैं जो भजन होते हैं। ठीक है, और ये वैदिक संस्कृत में है। जो वैदिक संस्कृत लैंग्वेज है उसमें हमारे जो है वेद होते हैं। हमारे जो है ऋग्वेद होता है और इसमें जो है हिंदू डाइटीज की प्रेस की गई है। यानी कि जो हिंदू देवी देवता हैं उनकी जो है प्रेस की गई है, उनकी हम कह सकते हैं कि उनकी जो है प्रशंसा की गई है। एंड यजुर्वेद जो होता है हमारा ए कलेक्शन ऑफ मंत्रास एंड इंस्ट्रक्शन फॉर रिलीजियस रिचुअल्स। तो ये कलेक्शन है किसका? मंत्र का, और इंस्ट्रक्शन है किसके लिए? रिलीजियस रिचुअल्स के लिए, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए क्या है? इंस्ट्रक्शन है। इंक्लूडिंग सैक्रिफाइशियल सेरेमनीज, जो बलि प्रथा वगैरह होती हैं, बलि सेरेमनीज वगैरह होती हैं, उनके लिए वो सब इसमें बताया गया है यजुर्वेदा में। तो दोनों में समझेंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के लिए आप लोग ये कर सकते हैं कि A4S हब जो A4S क्लासेस एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करें। उस पे जो है क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन जो लास्ट ईयर में आए हुए हैं हमारे एग्जाम में, तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ब्रीफली डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो हमारा जो यजुर्वेदा है वो एक कलेक्शन है किसका? मंत्रों का, और इंस्ट्रक्शन है किसके लिए? रिलीजियस रिचुअल्स के लिए, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए। और ये इसमें और क्या बताया गया है? तो सैक्रिफिशियल्स, जो सैक्रिफाइस होते हैं, ठीक है, सैक्रिफिशियल सेरेमनीज के बारे में, यानी कि जो बलि की जो अनुष्ठान है, सेरेमनीज है, उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट इज सामवेद, एंड सामवेद इज ए म्यूजिकल चैंट्स एंड रिचुअल्स। तो जो सामवेद होते हैं वो म्यूजिकल चैंट एंड रिचुअल्स होते हैं, यानी कि म्यूजिक गाने के रूप में। ठीक है, म्यूजिक गाने के रूप में, और रिचुअल्स अनुष्ठानिक, इस तरीके से ये हमारे सामवेद होते हैं। सामवेद में इस सब के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सामवेद में म्यूजिकल चैंट्स एंड रिचुअल्स के बारे में बताया गया है। अथर्ववेदा है हमारा, वो डील करता है एवरीडे लाइफ एंड हीलिंग के साथ। जो रोजमर्रा की हमारी जिंदगी है उसमें पीस पाने के लिए, उसमें हील पाने के लिए, उसमें हीलिंग के लिए जो है हमें बताता है कौन? अथर्ववेदा। ठीक है, तो समझ आया। जो हमारे ऋग्वेद हैं वो सबसे पुराने हैं और उसमें हाइमन्स का कलेक्शन है जो वैदिक संस्कृत में है। उसी के साथ हिंदूज डाइटीज की जो प्रेस करता है, प्रशंसा करता है। एंड यजुर्वेद जो है वो मंत्र का कलेक्शन है और इंस्ट्रक्शन है किसके लिए? रिलीजियस रिचुअल्स के लिए, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, इंक्लूडिंग सैक्रिफिशियल सेरेमनीज। ठीक है, इसमें क्या और है? वो तो इसमें जो बलि प्रथा होती है, बलि देने वाले अनुष्ठान होते हैं, वो सब इसमें इंक्लूड किया गया है, यजुर्वेदा में बताया गया है। सामवेद होता है म्यूजिकल चैंट्स एंड रिचुअल्स। तो जो हमारा सामवेद रहता है वो रहता है संगीत में गाने या भजन, और उसी के साथ में रिचुअल अनुष्ठान। तो इस तरीके से हमारा रहता है सामवेद में। अथर्ववेद क्या होता है? डील्स विद एवरीडे लाइफ एंड हीलिंग। तो रोजमर्रा की जिंदगी होती है उसको जीने के बारे में, अच्छे से कैसे हमें उसको हीलिंग कर सके, कैसे अच्छे से जिंदगी को जी सके, अपने जीवन को पीस में ला सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पीरियडाइजेशन ऑफ वैदिक एज। वैदिक एज का जो है, चलिए पीरियडाइजेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले वैदिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। इसको 2 फेजेस में जो है डिवाइड किया गया है। जो हमारा
वैदिक पीरियड है उसको 2 फेजेस में, 2 भागों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। सबसे पहले अर्ली वैदिक पीरियड एंड सेकंड वन इज लेटर वैदिक पीरियड। तो जो हमारा अर्ली वैदिक पीरियड है 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक है। टाइम पीरियड को थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलेंगे। दिस पीरियड इज मेनली मार्क्ड बाय द कंपोजिशन ऑफ द ऋग्वेदा एंड वाज ए टाइम ऑफ पेस्टोरल एंड सेमी नोमेडिक लाइफ। तो ये पीरियड जो है मेनली मार्क करता है किसको? कंपोजिशन ऑफ ऋग्वेदा। जब ऋग्वेदा की संरचना होती है तो उसको जो है ये मार्क करता है। ऋग्वेदा की संरचना के समय काल में ये हमारा होता है, ठीक है। इसकी जो संरचना होती है, ऋग्वेद की जो संरचना होती है वो अर्ली वैदिक पीरियड में होती है। और उस समय जो है ये टाइम था किसका? किसका टाइम था ये? पेस्टोरल एंड सेमी नोमेडिक लाइफ। तो ये किसका था? पेस्टोरल और सेमी नोमेडिक लाइफ का इसका उस समय पर जो है लोगों का जीवन था, लाइफस्टाइल था, ठीक है। यानी कि देहाती और अर्धनर्द जीवन इसको हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से आधा घुमक्कड़ जीवन, कहीं कभी घूम लिए, जैसे घुमक्कड़ पढ़ा था ना हमने, पीछे पढ़ा था लास्ट क्लास में, घुमक्कड़ क्या होता है, नोमेडिक क्या होता है, लास्ट क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था। तो उसी के साथ सेमी नोमेडिक थे ये लोग और पेस्टोरल थे, यानी कि देहाती थे, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड होता है 1000 BC से लेकर के 500 BC तक। और इस फेज में क्या होता है? एग्रीकल्चर एंड अर्बनाइजेशन बिगेन टू डेवलप। इस समय पर शहरीकरण होने लगा, ठीक है, शहर बसने लगे और उसी के साथ खेती का भी विकास हुआ। टू डेवलप एंड द फोकस शिफ्टेड टू द यजुर्वेदा। डेवलप हुआ ये सब और फोकस जो है वो शिफ्ट हुआ यजुर्वेदा की तरफ, सामवेदा की तरफ और अथर्ववेदा की तरफ, ठीक है। अभी तक जो यजुर्वेद था यानी कि डाइटीज के लिए जो है उनकी प्रेस में हाइमेंस वगैरह कहे जाते थे, ये हमारा यजुर्वेद बता रहा था शुरू में जब हमने देखा था उसको। और उसके बाद क्या होता है? लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है, जिसका टाइम पीरियड रहता है 1000 BC से लेकर के 500 BCE तक। तो लोगों को जो ध्यान शिफ्ट हो जाता है वो यजुर्वेद जो है पुराना हो चुका है, ऋग्वेद अब पुराना हो चुका है और लोग जो अब करने लगे हैं यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सबका विकास होने लगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऐसे याद रखना इसको कि 1500 से 1000 BCE तक क्या होता है? ऋग्वेद टाइम पीरियड रहता है। बाद के जो समय रहता है 1000 से लेकर के 500 तक, उसमें तीनों हमारे वेद रहते हैं, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। चलिए आगे देखते हैं सोशल स्ट्रक्चर क्या था उस समय पर। लोग समाज जो है वो हमारा कैसा था? तो द सोसाइटी ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वाज इनिशियली ऑर्गेनाइज इन ट्राइबल यूनिट। ट्राइबल यूनिट्स में जो थी वो विभाजित थी। हमारी जो वैदिक पीरियड की जो सोसाइटी थी वो ट्राइबल यूनिट्स में डिवाइड थी। सबसे पहले द मेन सोशल डिवीजन पर, सबसे पहले मेन सोशल डिवीजन क्या था? तो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे एंड शूद्र थे, ठीक है। ये क्या कहलाता है? वर्ण सिस्टम। ठीक है, तो ये होता है वर्ण सिस्टम। जैसे ही ऋग्वेद का टाइम पीरियड खत्म होता है और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद वाला समय काल शुरू होता है, तो उसमें होता क्या है कि लोग जो है उसमें विभाजित हो जाते हैं। लोग जो है वो बढ़ जाते, क्या हो जाता है? डिवीजन हो जाता है सोसाइटी के अंदर में। सोसाइटी के अंदर जो है वो डिवीजन हो जाता है। तो इसमें 4 जो है वर्ण सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किए जाते हैं ब्राह्मण्स वगैरह के द्वारा। तो इसमें पहला रहता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। जो ब्राह्मण होते हैं वो कौन होते थे? प्रिस्ट होते थे और टीचर्स होते थे, ठीक है। प्रिस्ट होते थे यानी कि जो पुजारी वगैरह होते हैं वो होते थे और अध्यापक होते थे। उसी के साथ में क्षत्रिय जो है वो वॉरियर होते थे और रूलर होते थे, यानी कि योद्धा होते थे और शासक होते थे। याद रखना है, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे एग्जाम के लिए। एनडीए में ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट रहते हैं इस तरीके के। ब्राह्मण जो थे उसमें कौन कौन आता था? टीचर्स आते थे या हमारे प्रिस्ट वगैरह आते थे। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्षत्रिय में वॉरियर्स एंड रूलर्स, यानी कि योद्धा और शासक। वैश्य में मर्चेंट्स एंड फार्मर, किसान और जो व्यापारी होते थे वो हमारे क्या कहलाते थे? वैश्य कहलाते थे। शूद्र होते थे सर्वेंट एंड लेबर्स, नौकर होते थे और लेबर वगैरह होते थे, मजदूर वगैरह होते थे हमारे शूद्र। तो समाज को जो है 4 भागों में विभाजित कर दिया गया, 4 भागों में बांट दिया गया, समाज का डिवीजन कर दिया गया। और यहीं से जो है
दूसरे धर्म का या दूसरे एक इंसान का, जस्ट लाइक यूनिवर्सल सोल का जो है क्रिटिसिज्म होना शुरू होता है हमारे वर्ण सिस्टम के इंट्रोड्यूस होने के बाद। तो जिसमें जो है काफ़ी शूद्रों को काफ़ी अच्छे से, मतलब काफ़ी परेशान किया गया है। इनका जो इतिहास रहा है काफ़ी अच्छा नहीं रहा है। इसको पॉलिटी की क्लास में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, और जो सोसाइटी की क्लास हम करेंगे, एक क्लास लेंगे, उसमें इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि कैसे वर्ण सिस्टम में कास्टिज्म हुआ, कैसे दूसरे जो वर्ण है जैसे शूद्र है इनका क्रिटिसिज्म हुआ। इसको हम किसी एक क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी यहाँ पर इतना जान लेना सही रहेगा। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं, क्या होते हैं? चारों। सही है, आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से है, उस समय की जो राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके की है पॉलिटिकल। तो द पॉलिटिकल सिस्टम वाज इनिशियली ट्राइबल एंड वाज हेडेड बाय राजा चीफ। ये याद रखना है पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूछ लेता है इस तरीके से। वो चार जो है हमें क्या देता है, लिस्ट 1 करके और लिस्ट 2 करके हमें क्वेश्चन में पूछ लेता है। इधर वो क्या लिखेगा, राजा लिखेगा, सभा और समिति लिखेगा, इधर उसका मीन्स लिखेगा ऊपर नीचे सीक्वेंस करके। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन जो है वो एक बार चेक करें, लास्ट ईयर के क्वेश्चन जो है उनको देखें। इस तरीके के उनमें क्वेश्चन होते हैं कि एक तरफ इधर को लिख दिया राजा, ये एक तरफ सभा समिति, उधर उसका दूसरा नाम चीफ और असेंबलीज, इस तरीके से वो इधर लिख दिया। और उसका सीक्वेंस को मिलाने के लिए हमारे क्वेश्चंस को पूछ लेता है। इसके लिए भी एक ब्रीफ में कि क्वेश्चंस को कैसे एलिमिनेट किया जाए, कैसे क्या रहेगा, उसकी जो क्लास है वो एप्लीकेशन पे अवेलेबल कराई जाएगी कि किस तरीके से हम टैकल कर सकते हैं किसी भी लाइक क्वेश्चन को, अगर हमें आता भी नहीं है कैसे एलिमिनेट हम लोग कर सकते हैं। तो ये सब हम एप्लीकेशन पे डिस्कस करेंगे। तो द पॉलिटिकल सिस्टम वाज इनिशियली ट्राइबल, जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो ट्राइबल था, और उसी के साथ में किसके द्वारा हेड किया जा रहा था, वो राजा के द्वारा हेड किया जाता था। उसका जो मुखिया होता था वो राजा होता था, राजा मतलब कि चीफ, राजा को उस टाइम पर हम चीफ बोल सकते हैं। क्वेश्चन पूछता है इस तरीके के, हु वॉज एडवाइज्ड बाय द सभा एंड समिति, जो एडवाइस किया जाता था सभा और समिति के द्वारा। जैसे आज होता है प्रधानमंत्री को डिसीजन लेने के लिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो उसकी हेल्प करती है, एडवाइस करती है। या जैसे हमारा पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, वो प्रेसिडेंट को जो है किसी भी चीज़ के लिए एडवाइस करता है। तो उसी तरीके से उस समय सभा और समिति होती थी जिनको असेंबलीज हम बोलते थे, सभा और समिति होती थी जिसको हम असेंबलीज बोलते थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एज टाइम प्रोग्रेस्ड मोनार्कीज बिकेम मोर प्रोमिनेंट, जब जैसे जैसे टाइम जो है वो आगे बढ़ता है तो मोनार्की जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रभावित या बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। मोनार्की मतलब होता है हमारा मोनार्की रहता है हमारा राजतंत्र, और उसी के साथ में एक होता है डेमोक्रेसी, इसको कहते हैं लोकतंत्र। ठीक है, एक होता है मोनार्की, राजतंत्र। मोनार्की को थोड़ा अभी जानेंगे थोड़ा ब्रीफली, और जो डेमोक्रेसी वाला है ये हम पॉलिटी की क्लास में जानेंगे। इस पर एक एप्लीकेशन पे भी क्लासेस होंगी पॉलिटी की, उसमें ये अवेलेबल होगा कि डेमोक्रेसी क्या होता है। इसको ब्रीफली हम पॉलिटी क्लास में, या जो हमारा सेशन आएगा पॉलिटी का, जो सेशन रहेगा आगे हमारी यूट्यूब वाली क्लास में, उसको हम ब्रीफली जानेंगे डेमोक्रेसी को। ठीक है, तो अभी मोनार्की को जानते हैं। मोनार्की राजतंत्र होता है, यानी कि जहां पर राजा का शासन होता है और जो आनुवांशिक रूप से चलता आ रहा है। ठीक है, जो आनुवांशिकी राजतंत्र होता है, जैसे कि ब्रिटेन में था, पहले फ्रांस में था, अभी आज के समय में कहां पर है, आज के समय में जैसे सऊदी अरबिया हुआ, हमारा दुबई हुआ, इस तरीके से राजतंत्र होता है। जैसे इंडिया में भी पहले राजतंत्र था, जैसे कि मुगल वगैरह रहे, अभी हम पढ़ेंगे आगे, मौर्यन रहे, पोस्ट मौर्यन रहे, गुप्ता पीरियड के जो रूलर्स रहे वो रहे। इस तरीके से जो शासन होता है, यानी कि राजा के द्वारा जो शासन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, मोनार्की कहते हैं। आज के समय में मोनार्की सऊदी अरबिया में है, सऊदी अरबिया के साथ यूएई में है, और इस तरीके के कुछ गल्फ कंट्रीज में आज भी जो है मोनार्की चलती है। डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र होता है, इसको जान लेंगे अगली क्लास में। अभी थोड़ा इतना जानते हैं कि डेमोक्रेसी होता है लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन। ठीक है, लोगों के द्वारा लोगों से लोगों के लिए शासन। ठीक है, टू द पीपल, बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल, इस तरीके से हम कह सकते हैं। अब्राहम लिंकन के द्वारा इस कथन को दिया गया था, लोगों द्वारा। इसको थोड़ा लिख लेते हैं, लोगों द्वारा
लोगों पर, लोगों के लिए शासन। ठीक है, लोगों के द्वारा ही शासन किया जाता है लोगों पर, और लोगों के लिए ही किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा डेमोक्रेसी होता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। इकोनॉमी, किंगडम थे उस समय पर जो मोस्ट प्रोमिनेंट प्रभावित हुए थे या शक्तिशाली उभरकर सामने आए थे, वो कौन से किंगडम थे? तो उसमें जैसे हमारा कौशल है, कुरु है, पंचाल है। अभी सबको जानेंगे कि इसकी कैपिटल क्या थी और क्या थी। हाँ, सबसे पहले किंगडम थे, जैसे कौशल था, कुरु था और पंचाल था। ये सिग्निफिकेंट बन गए थे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गए थे लास्ट वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड में। जो लेटर वैदिक पीरियड था हमारा, उसमें जो है काफ़ी शक्तिशाली बन गए थे, काफ़ी महत्वपूर्ण या काफ़ी प्रभावित बन गए थे। और उस समय की हमारी इकोनॉमी कैसी थी, इकोनॉमी का क्या हाल थे, तो देखते हैं। द अर्ली वैदिक इकोनॉमी वाज पेस्टोरल, देहाती टाइप की इकोनॉमी थी। कैसी इकोनॉमी थी? देहाती इकोनॉमी थी। और जो कैटल थी, ठीक है, जो पशु थे, वो कंसिडर्ड एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वेल्थ। जैसे धन का सोर्स आज पे, धन का सोर्स जो है, धन का स्रोत जो है आज के समय पर किसको माना जाता है? तो आज के समय पर धन का स्रोत माना जाता है पैसों को, रुपयों को, सोना को, इस तरीके से जो भी एसेट्स वाली चीज होती हैं। और हमारा उस समय पर किसको माना जाता था? उस समय पर काव के हिसाब से मेजर किया जाता था चीज़ों को। काव की जो है प्राइमरी सोर्स था वेल्थ का। लेटर वैदिक पीरियड साइज शिफ्ट टुवर्ड्स एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है, जो इकोनॉमी होती है वो एग्रीकल्चर और ट्रेड की तरफ, व्यापार की तरफ शिफ्ट हो जाती है बहुत अच्छे से। उस समय पर खेती होने लगती है और उसी के साथ में जो है ट्रेड होने लगता है, व्यापार होने लगता है। तो उस समय पर जो खेती की स्टार्टिंग होती है, बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर होने लगती है। उसके पीछे का क्या कारण है? तो उसके पीछे का कारण एक ये हो सकता है कि उस समय पर हल का जो आविष्कार था वो हो चुका था, हल का जो प्रयोग किया जाने लगा था। और हल के साथ, क्योंकि ये हमारी आयरन एज में आता है, तो आयरन एज में मतलब लोहे का आविष्कार, तो इन दोनों चीज़ों से प्रभाव पड़ा कि वहाँ पर खेती बहुत अच्छे से होने लगी और ट्रेड या व्यापार काफ़ी अच्छे से होने लगा। टूल्स लाइक प्लॉग्स एंड बुलॉक्स वर यूज्ड इन फार्मिंग। ठीक है, तो जो टूल्स लाइक पिलॉग्स एंड बुलॉक्स वर यूज्ड इन फार्मिंग एंड देयर वाज एविडेंस ऑफ क्राफ्टमैनशिप। तो उस समय पर जो है, जैसे टूल थे हल और बैल, इस तरीके के जो टूल्स थे वो खेती में प्रयोग किए जाने लगे थे। जो टूल्स थे इस तरीके के वो खेती में प्रयोग किए जाने लगे थे। और उस समय पर हमें एविडेंस मिलते हैं किस चीज़ के? क्राफ्टमैनशिप के। तो हमें किसके एविडेंस मिलते हैं उस समय के? क्राफ्टमैनशिप के, यानी कि हमारा होता है क्राफ्टमैनशिप शिल्प कौशल के। हस्तशिल्प जैसा आता है इसमें, तो शिल्प कौशल या क्राफ्टमैनशिप, हाथ से बनाने वाली चीज़ें, इस तरीके की आर्टिस्ट आज के समय में उनको कह लेते हैं। तो शिल्प कौशल के जो है एविडेंस हमें वहाँ से प्राप्त होते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन, और वीविंग जो है हमें प्राप्त होते हैं। वीविंग मतलब चरखे, इनको हम वीविंग को कह सकते हैं कि उस समय पर जो है बुनाई के लिए जो बनते हैं चरखे, इस समय इस तरीके के एविडेंस हमें प्राप्त होते हैं। आगे हमारा है द चैरियोट बिकेम ए सिंबल ऑफ वेल्थ। जो चैरियोट होता था, जो हमारा चैरियोट होता था, वो किसका सिंबल था? वेल्थ का सिंबल था। चैरियोट जो है, या जो हमारा रथ होता था, हम कह सकते हैं रथ होता था, वो किसका सिंबल था? वेल्थ का सिंबल था। और इंक्रीज इस समय पर जो है अर्बन सेंटर्स का, यानी कि शहरी केंद्रों का काफ़ी विकास हो रहा था। शहरी जो हमारे सेंटर हैं वो काफ़ी बढ़ रहे थे। ठीक है, तो जो चैरियोट था, यानी कि जो रथ था हमारा, वो जैसे जिसके पास रथ होता था वो काफ़ी वेल्दी या काफ़ी माना जाता था। उसी के साथ में इसने किसमें इंक्रीजमेंट हुआ, किसमें बड़ा हुआ? तो वो हुआ अर्बन सेंटर में, यानी कि शहरी केंद्रों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलीजन क्या था उस समय पे? तो अर्ली वैदिक रिलीजन जो था वो बेस्ड ऑन पॉलीथीज्म पर बेस्ड था, जो ऋग्वैदिक काल था। ठीक है, जो ऋग्वैदिक काल था या अर्ली वैदिक पीरियड था, वो कैसा था? पॉलीथीज्म पर
बेस्ड था, जिसमें जो भगवान माने जाते थे वो जैसे इंद्र को भगवान माना जाता, अग्नि को और वरुण को, इनको इंद्र, अग्नि और वरुण को जो है वो भगवान माना जाता है, माना जाता था। हमारे इनको याद रखना, ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इंद्र होते हैं वो किसके गॉड है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंद्र जो है हमारे गॉड ऑफ रेन एंड वॉर। इंद्र किसके गॉड है? तो इंद्र बारिश के और युद्ध के, बारिश के और युद्ध के देवता हैं। अग्नि जो है हमारी, अग्नि किसकी है? तो गॉड ऑफ फायर है, गॉड ऑफ फायर है। तो हमारी वो अग्नि की देवता हुई, जो अग्नि हुई, ठीक है, अग्नि हुई गॉड ऑफ फायर, तो अग्नि की देवता हुई अग्नि। बाद में वरुण थे, वरुण हमारे गॉड ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर, ठीक है, वरुण जो थे गॉड ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर थे, यानी कि जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था है, जो हमारा यूनिवर्स सिस्टम है, यूनिवर्स सिस्टम है, तो वो हमारे वरुण थे, ठीक है। वर्शिप थ्रू सैक्रिफाइस एंड हाइमेंस, तो इनको जो वर्शिप की जाती थी, पूजा की जाती थी, किस तरीके से की जाती थी? सैक्रिफाइस दे करके, यानी कि बलि या बलिदान दे करके। उसी के साथ में जो हाइमेंस थे, भजन अभी बताया था आपको, ये भजन, गीत भजन होते थे, तो इस तरीके के भजन उनके सामने परफॉर्म करके ये सब उनको वर्शिप की जाती थी, उनकी पूजा की जाती थी। इन द लेटर वैदिक पीरियड द फोकस शिफ्टेड टू द वर्शिप ऑफ ब्राह्मण्स, टू द वर्शिप ऑफ ब्राह्मण। लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है? इनका जो फोकस होता है वो किस पर शिफ्ट हो जाता है? ब्राह्मण, मतलब कि ब्राह्मण या यूनिवर्सल सोल, ब्राह्मण को हम बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको, ब्राह्मण, यूनिवर्सल सोल, और इनको याद रखेंगे तीनों को, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या होता है? लेटर वैदिक पीरियड में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, तो लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है? इनका जो फोकस होता है वो शिफ्ट हो जाता है किसकी तरफ? ब्राह्मण की पूजा की तरफ, ब्राह्मण की वर्शिप की तरफ। ब्राह्मण कौन है? यूनिवर्सल सोल है। एंड द डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज दैट लेड टू द राइज ऑफ फिलोसफिकल थॉट, जो फिर डेवलपमेंट होता है कौन से विचारों का, कौन से आइडियाज का, जिन्होंने राइज किया है फिलोसफिकल थॉट का, यानी कि जो हमारा हमारा फिलोसफिकल दार्शनिक जो सोच होती है उसका विकास हुआ इस समय पर। फिलोसफिकल थॉट यानी कि दार्शनिक सोच का विकास होता है। लिटरेचर उस समय पर कौन सी होती है? अपार्ट फ्रॉम द वेदास, वेदास को छोड़कर, वेद तो है ही हैं, ब्राह्मणास, ये ब्राह्मण अलग है, ठीक है, ये ब्रह्मा है, ये ब्रह्मा है, और ये ब्राह्मणास है। ब्रह्मा वो ब्रह्मा है और ये ब्राह्मणास है, उससे पहले ब्राह्मण था। तो अपार्ट फ्रॉम द वेदास, वेदास के साथ साथ में ब्राह्मणास जो हैं लिटरेचर में हमें प्राप्त होते हैं। अरण्यक लिखे जाते हैं, उपनिषद होते हैं, और ये लिखे जाते हैं किसके काल में? लेटर वैदिक पीरियड में। तो क्वेश्चन हो सकता है हमारा कि जो ब्राह्मणास हैं, अरण्यक हैं या उपनिषद हैं, वो किस टाइम पीरियड में लिखे जाते हैं? तो याद रखेंगे वो लेटर वैदिक पीरियड में लिखे जाते हैं। एक मिनट रुकेंगे, किस में लिखे जाते हैं? लेटर वैदिक पीरियड में लिखे जाते हैं। अब क्या होता है उसी के साथ में, उपनिषद जो होते हैं हमारे, ये टेक्स्ट होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं फिलोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को, टाइम के, समय के, ठीक है। जो ये जो टेक्स्ट हैं, उपनिषद जो हैं, लिटरेचर में कौन कौन है? वेद है, ब्रह्मणास है, अरण्यक है, उपनिषद है, और जो लिखे गए थे किस काल में? लेटर वैदिक पीरियड में। और जो हमारे उपनिषद होते हैं, उपनिषद ये टेक्स्ट रिप्रेजेंट करते हैं फिलोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को। फिलोसॉफिकल होता है हमारा दार्शनिक, एंड स्पिरिचुअल होता है हमारा आध्यात्मिक। तो ये हमारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं ये टेक्स्ट? दार्शनिक और स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक डेवलपमेंट को उस समय के, ठीक है। फोकस करते हैं किस आइडियाज पर? मेडिटेशन पर, कर्मा पर एंड मोक्ष पर। मेडिटेशन क्या होता है आप लोग सब समझते ही होंगे, मेडिटेशन करना, योग वगैरह करना। कर्मा होता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, टिट फॉर टैट। मोक्ष होता है कि जीवन मृत्यु का जो चक्र होता है वो खत्म हो गया, अब ना ही आपका जन्म होगा और ना ही आपकी मृत्यु होगी। यानी कि जो आपका जीवन का चक्र है, जो जीवन का चक्र चल रहा है कि अभी मृत्यु हो रही है, अभी जन्म हो रहा है, फिर से मृत्यु हो गई, फिर से जन्म हो गया, तो ऐसा चक्र जो है जब वो खत्म हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि जो है मोक्ष प्राप्त हो गई। तो इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, लोगों के विचार जो हैं वो बढ़ते चले गए, लोग जो है काफ़ी आध्यात्मिक और दार्शनिक सोच जो है वो रखने लगे। चलिए आगे देखते हैं। ब्राह्मणास क्या होते हैं? ये रिचुअल टेक्स्ट होते हैं। रिचुअल मतलब कि अनुष्ठानिक,
इस तरीके से अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो उसको इग्नोर कर दो। अनुष्ठानिक अनुष्ठान क्या होता है, जैसे कि मुस्लिम्स में लाइक होता है कि भाई नमाज़ पढ़नी है, ये उनको अपने रिलीजियस को फॉलो करने के, रिलीजियस को मानने के रिचुअल्स होते हैं, अनुष्ठान होते हैं। उसी तरीके से हिंदुइज्म में होना है कि भाई आज इस समय पर पूजा होनी है, आज इस समय पर इस भगवान की पूजा होनी है, आज इस समय पर उस भगवान की पूजा होनी है। तो इस तरीके से जो है वो हिंदुइज्म में होता है, तो उसको हम बोलते हैं अनुष्ठानिक। अभी यहाँ पर हमने पॉलीथिज्म, अच्छा पॉलीथिज्म को तो हमने डिस्कस कर लिया था कि जैसे गॉड लाइक। एक बार पॉलीथिज्म को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है पॉलीथिज्म और एक होता है मोनोथिज्म। पॉलीथिज्म में क्या होता है कि जो बहुत सारे भगवान में, बहुत सारे ईश्वर में विश्वास करते हैं, बहुत सारे ईश्वर को मानते हैं, बहुत सारे ईश्वर की सत्ता को क्या है मानते हैं, उस तरीके से वो कहलाते हैं पॉलीथिज्म रिलीजन। जैसे कि हमारा हिंदुइज्म इज अ पॉलीथिज्म रिलीजन। उसी के साथ में हमारा होता है, एक होता है मोनोथिज्म आगे उसको हम कहीं पढ़ेंगे। मोनोथिज्म जैसे हमारा हिंदू मुस्लिम, जैसे हमारा मोनोथिज्म में कौन कौन से रिलीजन रहते हैं मोस्टली, जैसे एक हमारा मुस्लिम रिलीजन हुआ, क्रिश्चियनिटी हुआ, और जूडिज्म हुआ यानी कि यहूदी, और उसी के साथ में सिख। क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन आता है तो ये कितने के भाई मोनोथिज्म रिलीजन कौन से हैं। जैसे पॉलीथिज्म में तो जैसे हिंदू हो गया, और भी कोई मोस्टली इतना बड़ा रिलीजन इसमें नहीं है। जैसे हिंदुइज्म के रिलीजन सारे पॉलीथिज्म हैं, और मोनोथिज्म जो है हमारा उसमें मुस्लिम है, याद रखेंगे इस पॉइंट को, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जूडिज्म है यानी कि यहूदी इसको हम बोलते हैं, और उसी के साथ में हमारा एक क्या है मुस्लिम, क्रिश्चियन, जूडिज्म एंड सिखिज्म। बहुत से लोग ना सिखिज्म को पॉलीथिज्म में रखते हैं, तो पॉलीथिज्म में ये सिखिज्म, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, तो बहुत से लोगों ने इसको गलत कर दिया था। उनको लगता है कि जो हमारा सिखिज्म होता है वो पॉलीथिज्म रिलीजन है, तो ऐसा नहीं है। सिखिज्म भी हमारा मोनोथिज्म रिलीजन है। तो ये 4 रिलीजन है, इनको याद रख लेंगे सारे रिलीजन को कि पॉलीथिज्म कौन सा होता है, मोनोथिज्म कौन सा होता है। एक चीज़ याद रखनी है कि सिखिज्म हमारा मोनोथिज्म रिलीजन में आता है। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था। तो हम ये पढ़ रहे थे कि ब्राह्मणाज जो होते हैं वो रिचुअल होते हैं, अनुष्ठान के होते हैं, जो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया था। उसी के साथ में द सोल ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑथर वाज टू स्पेटिकुलेट ऑन द मिस्टिफाई मिनट डिटेल्स ऑफ ब्राह्मणिकल सेक्रीफाइस। जो ऑब्जेक्ट है, सोल का जो ऑब्जेक्ट है, हमारी जो आत्मा है, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, जो ऑथर है वो स्पेक्यूलेट था किसके साथ में, मिस्टिफाई मिनट डिटेल के साथ में, ब्राह्मणिकल सेक्रीफाइस के, यानी कि कैसे ब्राह्मणिकल सेक्रीफाइस किए जा सकते हैं, कैसे बलिदान दिए जा सकते हैं, कैसे बलिदान दिए जाएंगे, इस बारे में जो ऑथर है वो स्पेक्यूलेट करता है, क्या कहते हैं, हमें डिस्क्राइब करता है इस सब बारे में। जो आत्मा का ऑब्जेक्ट है उस सब के बारे में जो ऑथर है वो हमें जो कुछ टाइम की डिटेल होती है, जैसे ब्राह्मणिकल सेक्रीफाइस, बलिदान वगैरह होते हैं, उन सबको हमें ब्रीफली बताता है। इसी के साथ में सेपरेट ब्रह्मनाज हैं हर वेद के लिए, हर वेद के लिए अलग अलग ब्रह्मनाज हैं। ठीक है, तो जो ब्रह्मनाज होते हैं हमारे, समझ में आया, ब्रह्मनाज जो होते हैं वो ऑथर के द्वारा क्या है, स्पेक्यूलेट और मिस्टिफाई मिनट डिटेल है किसके लिए, ब्राह्मणिकल सेक्रीफाइस के लिए, यानी कि जो ब्राह्मणिकल बलिदान होते या बलि होती हैं। और ये जो है सेपरेट है सॉरी, हर ब्रह्मनाज के अलग अलग, हर वेद के लिए अलग अलग ब्रह्मनाज है, जैसे कि अरण्य और क्या, चलिए अब वो बाद में देखेंगे। हर वेद के लिए अलग अलग ब्रह्मनाज है, याद रखेंगे, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। हर वेद के लिए अलग अलग हर वेद के लिए अलग अलग ब्रह्मनाज है। तो हमारा अरण्य क्या होता है, ये जो होते हैं अरण्य के जो है कंडक्टिव पोर्शन है किसका, ब्रह्मास्त्र का, ब्रह्मास्त्र के साथ ही जुड़ा हुआ ये पोर्शन है, कंडक्टिव पोर्शन है किसका, ब्रह्मास्त्र का। और ये हो जाता है लिटरेरी मीनिंग है अरण्य का, फॉरेस्ट, याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लिटरेरी मीनिंग होता है किसका, अरण्यकाश का, वो होता है हमारा फॉरेस्ट। देवर रिटन बाई सेक्स इन द फॉरेस्ट, तो ये सेक्स के द्वारा लिखे गए हैं जंगलों में, यानी कि जो ऋषि मुनि होते हैं हम कह सकते हैं, उनके द्वारा जंगलों में लिखे गए हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अरण्याक को फॉरेस्ट कहते हैं। दे डील विद मिस्टिसिज्म एंड सिम्बोलिज्म। ठीक है, जो अरण्याक होते हैं, अरण्याक में हमें क्या बताया गया है, ये किसके साथ डील करते हैं, तो ये हमारे डील करते हैं मिस्टिसिज्म और सिम्बोलिज्म के साथ। अब मिस्टिसिज्म और सिम्बोलिज्म हमारा क्या होता है,
तो हमारा मिस्टिलिज्म होता है रहस्यवाद और प्रतीकवाद। ये होता है हमारा रहस्यवाद और प्रतीकवाद। ठीक है, ये क्या होता है, रहस्यवाद और प्रतीकवाद होता है। अब ये क्या होता है हमारा, इसको क्या है, जो अरण्यक होते हैं वो कंडक्टिव पोर्शन है ब्रह्मनाश के साथ जुड़ा हुआ ही पोर्शन है। उसी के साथ में इनका लिटरेरी मीनिंग क्या है अरण्यक का, तो हमारा फॉरेस्ट है, जंगल है, याद रखेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जंगल है, और ये किसके द्वारा लिखे गए हैं, सेक्स के द्वारा, यानी कि जो ऋषि मुनि होते हैं उनके द्वारा लिखे गए हैं जंगल में, इसलिए इनको जंगल, इनका जो मीनिंग है वो जंगल ही है, फॉरेस्ट ही है, फॉरेस्ट में ये लिखे गए हैं। और ये डील करते हैं किसके साथ, मिस्टिसिज्म के साथ, सिंबलिज्म के साथ। मिस्टिसिज्म जो होता है वो क्या होता है और सिंबलिज्म क्या होता है, इनके साथ ये जो है जुड़े हुए हैं, डील रखते हैं। तो मिस्टिसिज्म होता है हमारा, ठीक है, तो ये जो है पावरफुल टूल होता है कन्वेइंग करने के लिए, जो इनका जो रहता है मिस्ट्री से रिलेटेड रहता है, रहस्यवाद से रिलेटेड रहता है। और जो सिंबलिज्म होता है इनका प्रतीकवाद को ये प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये जो प्रदर्शित करते हैं, जो हमारा मिस्टिसिज्म रहता है, ये हमारा रहता है, ये क्या करते हैं, मिस्टिसिज्म जो होते हैं ये एक्सपीरियंस ऑफ ए डायरेक्ट पर्सनल एंड ट्रांसपोर्टेटिव एनकाउंटर विद द डिवाइन ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, यानी कि कोई भी अल्टीमेट रियलिटी होती है उसके साथ में किसी को भी ये वास्तविकता में मान लेते हैं और उसको जो है क्या करते हैं, उसको पर्सनली और डायरेक्टली जो है वो मानते हैं। सिम्बोलिज्म जो होता है हमारा, ये मिस्टिसिज्म से रिलेटेड होता है, मिस्टिसिज्म का ही पार्ट होता है। कोई भी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए, बहुत कुछ होता है, इतना इसको ब्रीफली आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखेंगे। जो अरण्यक होते हैं वो किसके साथ डील करते हैं, तो वो डील करते हैं मिस्टिसिज्म के साथ और सिम्बोलिज्म के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनिषद क्या होते हैं, तो हमारे उपनिषद होते हैं एंशिएंट इंडियन फिलोसफिकल टेक्स्ट, ये प्राचीन भारतीय फिलोसफिकल दार्शनिक टेक्स्ट होते हैं फ्रॉम द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द वेदास। ये जो है वेदास के, ठीक है, बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कंडक्टिव पार्ट, जैसे कि वेदांत, वेद से वेदांत बना है, तो इस तरीके से इनमें मिलता है। किसमें, उपनिषद में। एक्सप्लोर द नेचर ऑफ रियलिटी, ये एक्सप्लोर करते हैं किसको, नेचर ऑफ रियलिटी के, वास्तविकता के नेचर को एक्सप्लोर करते हैं, जैसे कि आत्मा, द सोल, द सेल्फ, आत्मा होता है, द सेल्फ या दो सोल बोल सकते हैं, एंड द अल्टीमेट रियलिटी या ब्राह्मणा। इस तरीके से याद रखेंगे, वही 4 वाला लिस्ट 1 लिस्ट 2 वाला क्वेश्चन हमारा पूछ सकता है। तो वही एक तरफ लिख देगा द सेल्फ और इधर पूछेगा आत्मा या क्या, इधर अल्टीमेट रियलिटी और इधर ब्रह्मनाश। इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस को पूछा जाता है। कंसीडर द फाउंडेशन ऑफ हिंदू फिलोसफी, ये कंसीडर करता है किसकी फाउंडेशन को, इसकी हिंदू फिलोसफी की फाउंडेशन को। अब प्रिंसिपल क्या है उपनिषद के और वो उसके साथ कौन कौन से वेद जो है वो एसोसिएट हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, जानेंगे। जो प्रिंसिपल उपनिषद हैं और उनके जो एसोसिएट वेदास हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले ऋग्वेद है। ऋग्वेद हमारा कौन से, इस तरीके क्वेश्चन पूछता है ये कि कौन सा अरण्य उपनिषद जो है वो कौन से वेद के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो ऋग्वेद है वो ऐत्रेय उपनिषद और कौशिकी उपनिषद जो है हमारा ऋग्वेद के अंदर है। कौन सा इसके साथ कौन से वेद के साथ एसोसिएट है, तो हमारा ऐत्रेय उपनिषद और कौशिकी उपनिषद जो है एसोसिएट है ऋग्वेद के साथ। एंड जो हमारा छंदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद जो किसके साथ एसोसिएट हैं, तो वो सामवेद के साथ एसोसिएट हैं। चलिए आगे देखते हैं। यजुर्वेद क्या होता है, तो ये होता है हमारा बृहद्रनायक उपनिषद। यजुर्वेद जो है उसमें कौन कौन से उपनिषद हैं, तो बृहद्रनायक उपनिषद ये शुक्ल यजुर्वेद है बोलते हैं। ईशा उपनिषद ये भी शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत है। बस इतना याद रख लेंगे कि ये दोनों चीज़ें किसमें हैं, बृहद्रनायक उपनिषद और जो हमारा ईशा उपनिषद है शुक्ल यजुर्वेदा में है और उसी के साथ वो यजुर्वेद के साथ एसोसिएट है। हमारा जो तैत्रेय उपनिषद है वो कृष्ण यजुर्वेद के साथ एसोसिएट है। काथा उपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद के साथ एसोसिएट है। ठीक है, उसके बाद में श्वेत ये है हमारा श्वेताश्वत्र उपनिषद। श्वेताश्वत्र उपनिषद जो है हमारा कृष्ण यजुर्वेदा के साथ एसोसिएट है और मैत्रेयनिया उपनिषद जो है हमारा कृष्ण यजुर्वेद के साथ एसोसिएट है। तो याद रखेंगे कौन कौन से उपनिषद जो है वो कौन कौन से हमारे वेद के साथ एसोसिएट हैं। नेक्स्ट है हमारा अथर्ववेद होता है। ठीक है, हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद देखते हैं तो मुंडका उपनिषद, मंडूक्य उपनिषद और
प्रेरणा उपनिषद। तो इस तरीके के ये एसोसिएट है किससे, हमारे अथर्ववेदा से, अर्थवेदा से एसोसिएट है। चलिए आगे देखते हैं। षट दर्शन होता है एक एंशियंट हिस्ट्री में, 6 स्कूल होते हैं किसके, इंडियन फिलोसफी के, जिनको हम षट दर्शन कहते हैं। इंडियन फिलोसफी जितनी भी है उसके 6 स्कूल होते हैं, ठीक है। इंडियन फिलोसफी के कितने स्कूल होते हैं, 6, उनको षट दर्शन कहते हैं। तो षट दर्शन कभी पूछ लेगा व्हाट इज षट दर्शन। सो षट दर्शन इज द 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। अब कौन कौन से दर्शन होते हैं, उनके फाउंडर कौन थे और बेसिक टेक्स्ट क्या है उसका, चलिए देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये इस तरीके से लगाया गया है। इसके क्वेश्चन इसी तरीके से पूछता है, वो इसी तरीके से सीक्वेंस में रख के क्वेश्चन लिस्ट 1 लिस्ट 2 में पूछ लेता है। एनडीए में इस तरीके के ही क्वेश्चन जो है वो पूछ लेता है, इनको ऐसे रख देगा सेम। तो याद रखेंगे इनको सबको। तो सबसे पहले समख्या दर्शन स्कूल है इंडियन फिलोसफी का, उसके फाउंडर है कपिल। समख्या दर्शन के फाउंडर कौन है, कपिल। आप सबको क्लियर दिख रहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ, हाँ क्लियर है सबको। तो जो हमारे समख्या दर्शन है उसका जो फाउंडर है दैट इज कपिल। समख्या दर्शन के फाउंडर कौन है, कपिल है। उनका जो बेसिक टेक्स्ट है वो कौन सा है, समख्या सूत्र, ठीक है। बेसिक टेक्स्ट या बेसिक ग्रंथ कौन सा है, समख्या सूत्र है। दूसरा स्कूल है योगा दर्शन, स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो इसके जो फाउंडर है वो कौन है, योग दर्शन के पतंजलि। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये टेबल है, इसको सारी को याद रखेंगे। समख्या दर्शन के फाउंडर कपिल हैं, समख्या सूत्र इनका बेसिक टेक्स्ट है, ठीक है। योग दर्शन के जो फाउंडर हैं दैट आर पतंजलि, एंड पतंजलि जो है उनका जो टेक्स्ट है दैट इज योग सूत्र। उसी के बाद में हमारा न्याय दर्शन होता है। न्याय दर्शन के जो फाउंडर हैं वो सेक गौतम है, ठीक है, और उनका जो ऋषि गौतम है और उनका जो टेक्स्ट है दैट इज न्याय सूत्र। बाद में हमारा होता है वैशेषिका दर्शन। वैशेषिका दर्शन का जो फाउंडर है वो कौन है, उलूप कन्नड़ा, उलूप कन्नड़ा, और उसके जो बेसिक टेक्स्ट है दैट इज वैशिष्ट सूत्र, वैशिष्ट सूत्र। तो याद रख लेंगे सारे स्कूलों को, और उसी के साथ में जितने भी फाउंडर हैं उनके और बेसिक टेक्स्ट क्या हैं। इसी के साथ में मीमांसा दर्शन जो है हमारा जैमिनी इसके फाउंडर है, और मीमांसा सूत्र इनका बेसिक टेक्स्ट है। वेदांता दर्शन जो है उसके फाउंडर कौन है, बद्रयाना। बद्रयान जो है वो किसके, वेदांता दर्शन के फाउंडर हैं, उनका बेसिक टेक्स्ट है ब्रह्मा सूत्र। तो हमें 6 के 6 स्कूल जो है ये याद रखने हैं, इंडियन फिलोसफी के 6 के 6 स्कूल याद रखने हैं। उसके साथ में फाउंडर को भी याद रखना है, फाउंडर के साथ में हमें जो बेसिक टेक्स्ट हैं उनको भी याद रखना है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है इस टेबल से एनडीए के एग्जाम में हमारे। चलिए आगे देखते हैं। सिग्निफिकेंट इवेंट एंड डेवलपमेंट, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और कुछ डेवलपमेंट या विकास हुआ था वो देख लेते हैं। तो बैटल ऑफ 10 किंग्स हुआ था, इस समय पर 10 लोगों का जो है युद्ध हुआ था, 10 राजाओं के बीच में युद्ध फेमस है। तो पूछ लेता है जो बैटल ऑफ द 10 किंग्स जो वॉर हुआ था, जो बैटल हुआ था 10 किंग्स के बीच में, तो वो किस काल में हुआ था, हड़प्पा काल, हड़प्पा पीरियड, वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड। तो इस तरीके से पूछ लेता है। तो याद रखेंगे वैदिक पीरियड में जो है हमारा लेटर वैदिक पीरियड में जो हमारा बैटल ऑफ 10 किंग्स होता है। सिग्निफिकेंट बैटल डिस्क्राइब इन ऋग्वेदा, जिसको ऋग्वेदा में ब्रीफली डिस्कस किया गया है और हाईलाइट करता है कॉन्फ्लिक्ट को, झगड़े को, लड़ाई को, किसके बीच में, कुछ ट्राइब्स के बीच में, लगभग 10 ट्राइब्स के बीच में। बैटल ऑफ 10 किंग्स इसको इसलिए बोलते हैं। रिलीजियस इवोल्यूशन क्या है, दिस पीरियड सॉ द इमर्जेंस ऑफ आइडियाज दैट कंट्रीब्यूट टू द लेटर डेवलपमेंट ऑफ हिंदू फिलोसफी इंक्लूडिंग द कंसेप्ट ऑफ आत्मा या सोल, कर्मा एंड धर्म। तो इस पीरियड में जो है इमरजेंस होती है, नए नए आइडियाज़ जो हैं वो आते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं बाद के डेवलपमेंट में हिंदू फिलोसफी के, और इसमें हम कंसेप्ट ऑफ, उसमें कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस होता है जैसे कि आत्मा या सोल, कर्म और धर्म, ठीक है, कर्म और धर्म। तो इस तरीके के जो कंसेप्ट हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं हिंदू फिलोसफी में। इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले आर्यंस है। आर्यन जो है वो नोमेडिक ट्राइब थी, घुमक्कड़ ट्राइब थी, जो माइग्रेट की गई थी इंडिया सब कॉन्टिनेंट में, और जिसने कंपोज किया था किसको, वेदास को। आर्यन जो थे उन्होंने कंपोज किया था, ये संरचना की थी किसकी, वेदों की। और वो कहाँ से, उन्होंने कहाँ से माइग्रेट किया था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में माइग्रेट किया था, बाहर से आए थे बेसिकली, इस वाली साइड से, उत्तर पश्चिम साइड से, यानी कि नॉर्थ वेस्ट साइड से आर्यंस जो है उनकी एंट्री होती है भारत के अंदर, ठीक है। और इन्होंने वेद को कंपोज किया है। ऋषि कौन होते हैं, सीयर्स और सेक्स हु कंपोज द हाइमन्स इन द वेदा। जो ऋषि होते हैं वो ऋषि और मुनि होते हैं, शियर सेग उनको बोलते हैं। तो जिन्होंने किया था भजन को, हाइमन्स को कंपोज किया था किसके अंदर, वेद के अंदर। यज्ञ क्या होते हैं, फायर सैक्रिफाइस एंड रिचुअल्स परफॉर्म फॉर गॉड्स, भगवान के लिए जो रिचुअल परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कल हमने अग्निकुंड पढ़ाया था जो हड़प्पा पीरियड में कहाँ पर मिला था,
चांदोड़ों में। तो वहाँ पर क्या पढ़ाया था हमने कि अग्निकुंड होते थे, तो इस तरीके से ये रिचुअल होता था। यज्ञ क्या होता है उस तरीके का, जैसे सुआहा करके आज के समय में भी जब घर पे हवन वगैरह होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सुआहा करके घी डालते हैं, तो इस तरीके से उसको यज्ञ कहते हैं। फायर सैक्रिफाइस होता था और रिचुअल परफॉर्म किए जाते थे, किसके लिए, भगवान के लिए। ब्रह्मनास क्या है, वो टैक्स हैं जो डिस्क्राइब करते हैं प्रोसीजर को, किसके लिए, रिचुअल्स के लिए और सैक्रिफाइस के लिए, अनुष्ठानों के लिए और बलिदान के लिए, किसको, प्रोसीजर को डिस्क्राइब करते हैं कौन, ब्रह्मनास। ठीक है, ब्रह्मनास इनको डिस्क्राइब करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। की प्लेसेस, कुछ महत्वपूर्ण जो है प्लेस देख लेते हैं। एक कुरुक्षेत्र है, मॉडर्न डे हरियाणा में है, याद रख लेंगे, इस तरीके कभी कभी फैक्चुअल एकदम पूछ लेता है। जो कुरुक्षेत्र है वो कहाँ है, हरियाणा में है। एक के रीजन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड के समय काल का ये महत्वपूर्ण रीजन था, महत्वपूर्ण क्षेत्र था। गंगा यमुना दोआब है, नेक्स्ट क्या है, गंगा यमुना दोआब। रीजन बिटवीन द गंगा एंड यमुना रिवर, ये रीजन है किसके बीच में, गंगा और यमुना रिवर के बीच का जो है रीजन है, जो बिकेम सिग्निफिकेंट इन द लेटर वैदिक पीरियड, जो है क्या हुआ, महत्वपूर्ण हो गया किसमें, लेटर वैदिक पीरियड में, एग्रीकल्चर के लिए और सेटलमेंट के लिए। जो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है वो बेसिकली ये उत्तर प्रदेश बिहार वाला जो यहाँ वाला क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश बिहार वाला, सेंट्रल इंडिया वाला, मध्य प्रदेश कह सकते हैं इसमें। तो इसमें जो है जो रीजन है उसको गंगा यमुना दोआब बोलते हैं, उत्तर प्रदेश बिहार वाले जो पार्ट है उसको। और ये रिवर जो है इनके बीच का क्षेत्र है, और ये महत्वपूर्ण हो गया, काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया किसमें, लेटर वैदिक पीरियड में, क्योंकि यहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती थी। खेती अच्छी क्यों होती थी, क्योंकि गंगा यमुना दोआब था इसलिए खेती अच्छी होती थी। और गंगा यमुना दोआब से क्योंकि वहाँ पर जो है मिट्टी जो है वो काफ़ी उपजाऊ होती थी और लोग जो है वहाँ पर यहाँ पर बसने लगे थे। तो याद रखेंगे इसको। चलिए आगे देखते हैं। कुछ रिवर्स के नाम हैं और उनके जो वैदिक नेम होते हैं वो हैं, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता ही है इससे, मोस्टली आता ही है। तो रिवर है और उनके वैदिक नाम क्या क्या हैं, तो मॉडर्न नेम देखेंगे सबसे पहले और फिर वैदिक नेम देखेंगे। तो इंडस रिवर है मॉडर्न नेम, और उसका जो वैदिक नेम है दैट इज सिंधु। इंडस रिवर का वैदिक नेम सिंधु है, जो अभी करंट अफेयर में चल भी रही है। किससे रिलेटेड, जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था पाकिस्तान द्वारा भारत पर, तो उसको लेकर के ये काफ़ी न्यूज़ में है, चर्चा में है। झेलम रिवर जो है हमारी, उसका वैदिक नेम है बितास्ता। चेनाब का अस्किनी, ठीक है, झेलम जो है दैट इज बितास्ता एंड द चेनाब इज अस्किनी एंड रावी रिवर इज परुष्णी, सतलुज रिवर इज सतुदरी। ठीक है, उसी के साथ में ब्यास रिवर बिपासा, सरस्वती रिवर सरस्वती, गोमती रिवर इज गोमल, लूनी रिवर इज लानावती एंड घाघर रिवर इज दृशावती। तो ये एंशियंट हिस्ट्री के जो इसके वैदिक नाम हैं, आज की मॉडर्न नाम है एक तरफ एंशियंट नाम है, वैदिक नाम है, दोनों को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है दोनों को जो है याद रखेंगे। ठीक है, कि इसका मॉडर्न नेम क्या है और इसका वैदिक नेम क्या है, इसको चाहे एक बार लिख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए आगे देखते हैं। डिक्लाइन ऑफ वैदिक एज, तो वैदिक एज जो है वो ख़त्म कैसे होता है, उसका पतन कैसे होता है, अंत कैसे होता है। तो बाई 500 BC के समय पर क्या होता है, वैदिक एज गेव वे टू द राइज ऑफ महाजनपद। ठीक है, जो वैदिक एज होता है वो धीरे धीरे पतित होता जाता है, खत्म होता जाता है, और वहाँ पर उदय होता है किसका, महाजनपद का। अभी आगे डिस्कस करेंगे महाजनपद क्या होते थे। रिपब्लिक्स एंड मोनार्कीज, इसमें कुछ राजतंत्र थे और कुछ गणतंत्र थे। जो महाजनपद थे उनमें कुछ राजतंत्र थे और कुछ गणतंत्र थे, उनका उदय होता है। इसलिए एक कारण ये भी है कि वैदिक एज जो है वो डिक्लाइन हुई, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द पोस्ट वैदिक और महाजनपद पीरियड। इसको पोस्ट वैदिक पीरियड या हम महाजनपद पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो वैदिक एज पीरियड जो है वो खत्म होता है जब उदय होता है महाजनपद पीरियड का या पोस्ट वैदिक पीरियड का। द डेवलपमेंट ऑफ न्यू रिलीजन्स लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ द वैदिक वे ऑफ लाइफ। तो जो विकास था, डेवलपमेंट था नए धर्मों का, जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, ठीक है, इन सब ने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया किसके, इसके पतन में, डिक्लाइन में, वैदिक वे ऑफ लाइफ के। यानी जो वैदिक काल था उसका पतन जब होता है तो उसमें एक तो कारण है कि महाजनपदों का उदय होने लगा। महाजनपद क्या होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। उसी के साथ में क्या कहता है ये कि उस समय पर क्या हुआ, कुछ दो धर्म जो है वो उभर कर सामने आए, जैसे कि हमारा बुद्धिज्म और हमारा जैनिज्म। तो जो हमारा बुद्धिज्म होता है, जैनिज्म होता है, उसको काफ़ी आगे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों धर्म भी एक कारण रहे, ठीक है, कि महाजनपद के उदय में या इसके डिक्लाइन में, वैदिक एज पीरियड के। इनके पीछे एक कारण क्या था कि ये दोनों धर्म तो समानता की भावना को
मान्यता देते थे, सामंतों को मान्यता देते थे। जैसे कि उस समय पर वैदिक जो रिलीजन था, ठीक है, जो वैदिक रिलीजन था हिंदुइज्म बेसिकली, तो उसमें काफ़ी कमियां आने लगी थी, काफ़ी कमियां आने लगी थी। ब्राह्मण और जो क्षत्रिय थे वही अपना शासक वर्ग में शामिल होने लगे और वही शासन चलाने लगे। शुद्ध और वैश्यों की स्थिति काफ़ी सही नहीं रही, क्योंकि उत्पादनकर्ता जो थे वो वैश्य थे। इसलिए वैश्यों ने क्या किया, यानी कि जो थर्ड डिवीजन था वैश्य, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुद्धिज़्म और जैनिज्म को अपनाने का सोचा, वैदिक रिलीजन को छोड़ करके। तो इस तरीके से रिलीजन जो है हमारे, वो हमारे हिंदुज़्म और बुद्धिज़्म और जैनिज्म का उदय होता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या होता है, इमरजेंस ऑफ महाजनपद। महाजनपद का उदय किस तरीके से होता है, कैसे महाजनपद जो है वो उभर कर सामने आते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो महाजनपद वर 16 पावरफुल किंगडम। महाजनपद जो थे वो 16 पावरफुल किंगडम थे जो एग्जिस्ट करते हैं एंशियंट इंडिया में 6th सेंचुरी से लेकर के 4th सेंचुरी BC तक। जो महाजनपद हैं वो एंशियंट इंडिया में है भाई, 16 महाजनपद हैं टोटल। और कब से कब तक, 6th सेंचुरी से लेकर के 4th सेंचुरी BC के बीच में महाजनपद टाइम पीरियड हमारा चलता है। दिस पीरियड इज नोन एज द सेकेंड अर्बनाइजेशन। ये सेकेंड अर्बनाइजेशन कहलाता है। ये जो काल है, ये तो टाइम पीरियड है, ये जो महाजनपद टाइम पीरियड है, ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है हमारा सेकेंड अर्बनाइजेशन। एंड फर्स्ट अर्बनाइजेशन वाज हड़प्पा, मार्क्ड बाय द राइज ऑफ सिटीज एंड टाउन। यहाँ पर जो है शहरों का निर्माण हुआ और टाउन्स का निर्माण हुआ, कस्बों का निर्माण हुआ। उसी के साथ में डेवलपमेंट हुआ किसका, व्यापार का, ट्रेड का और कॉमर्स का। और लोह के द्वारा आयरन टेक्नोलॉजी का यूज जो है वो काफ़ी किया जाने लगा, यानी कि लोह प्रौद्योगिकी का उपयोग जो है लोगों के द्वारा किया जाने लगा। महाजनपद जो है एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है अपना पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्राचीन भारत के आर्थिक जो प्राचीन भारत जो है हमारा, उसके आर्थिक विकास में, राजनीतिक विकास में और सामाजिक विकास में जो है ये अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, जो महाजनपद टाइम पीरियड है। इसके कारण क्या थे इमरजेंस के, इसके उदय के कारण क्या थे, तो सबसे पहले एग्रीकल्चरल सरप्लस था, खेती का कृषि का अधिशेष था। अब क्या होता है भाई एग्रीकल्चर सरप्लस, तो द यूज ऑफ आयरन टूल्स एंड इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर। आयरन टूल्स का प्रयोग और जो इम्प्रूवमेंट हुआ एग्रीकल्चर में, खेती में, एग्रीकल्चर टेक्निक में, क्योंकि लोहे के जो है वो टूल बनाए जाने लगे, एग्रीकल्चर टूल बनाए जाने लगे। उससे क्या हुआ, प्रोडक्शन में, उत्पादन में जो है अधिकता हुई, प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हुआ, प्रोडक्शन में जो है विकास हुआ, प्रोडक्शन जो है बढ़ने लगा, उत्पादन बढ़ने लगा। और क्रिएटिंग ए सरप्लस दैट सपोर्टेड द ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड स्पेशलाइज्ड लेबर। तो हमारा जो आयरन था उसका यूज होने लगा खेती में, एग्रीकल्चर इंप्रूव की जाने लगी, जिससे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, क्या बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, उत्पादन बढ़ा, जिसने अधिशेष को क्रिएट किया, अधिशेष को बनाए रखा और जिसने सपोर्ट किया शहरों के विकास में और स्पेशलाइज्ड लेबर के विकास में। चलिए, राइज ऑफ अर्बन सेंटर्स, जो शहरीकरण थे, एक कारण था, क्या कारण था, कॉज ऑफ इमरजेंस का, राइज ऑफ अर्बन सेंटर्स। तो द सरप्लस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लेड टू द ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स विच बिकेम सेंटर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी। जब बहुत ज़्यादा कृषि का अधिशेष होने लगा, जब कृषि उत्पादित होने लगी अच्छे से, क्योंकि उनके द्वारा लोहे का प्रयोग करना सीख लिया गया था और उसके हल का निर्माण जो है, इसी हल तो वैदिक पीरियड में लकड़ी का होता था, लोहे का हल जो है महाजनपद में यूज़ होने लगा। तो इसमें क्या हुआ, उससे खेती काफ़ी उपजाऊ होने लगी, तो फसल का अधिशेष होने लगा। और फसल का जब अधिशेष होने लगा, ठीक है, जो फसल का अधिशेष होने लगा तो उसने क्या किया, उससे व्यापार होने लगा, ट्रेड होने लगा, कॉमर्स होने लगा। तो उसी के साथ लोगों के पास जो है रेवेन्यू जनरेट होने लगा और उससे क्या है, शहरों का विकास होने लगा। चलिए आगे देखते हैं। फीचर ऑफ महाजनपद, महाजनपद के फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो एक तो मोनार्की होता है और एक होता है रिपब्लिक। जो महाजनपद थे एक मोनार्की टाइप के थे और एक रिपब्लिक टाइप के थे। मोनार्की राजतंत्र होता है, रिपब्लिक जो है, रिपब्लिक हमारा गणतंत्र होता है। इसको हमने अभी डिस्कस किया ही था। मोस्ट ऑफ द महाजनपद पर मोनार्की, सबसे ज़्यादा जो महाजनपद थे वो मोनार्की थे, ज़्यादातर जो है राजतंत्र थे, लेकिन उनमें कुछ रिपब्लिक भी थे, जैसे कि जिनको गणतंत्र भी हम कह सकते हैं, गणतंत्र कहते थे, जैसे बज्जी माला असक का, जैसे बज्जी मल और असक, बज्जी मल और असक का जो है ये क्या थे, ये गणतंत्र थे या रिपब्लिक थे। और बहुत सारे मोनार्की थी, तीनों जो हैं गणतंत्र थे। याद रखेंगे, पूछ लेता है कौन से रिपब्लिक थे और कौन से गणतंत्र थे, याद रखेंगे इसको। वेल डिफाइंड टेरिटरीज, जो टेरिटरीज थी इस काल की वो काफ़ी अच्छे से परिभाषित की गई थी, जो एरियाज थे। ईच महाजनपद हैड ए वेल डिफाइंड टेरिटरी विद ए कैपिटल सिटी।
एक बहुत अच्छे से विकसित टेरिटरी होती थी, उनका क्षेत्र होता था एक कैपिटल सिटी के साथ, यानी कि राजधानी शहर के साथ। स्ट्रॉन्ग आर्मी होती थी, महाजनपद जो होते थे वो स्ट्रॉन्ग आर्मी रखते थे प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी टेरिटरीज को, उनके क्षेत्र को, और अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, अपने इन्फ्लुएंस को एक्सटेंड करने के लिए। डेवलप्ड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो उसका विकास किस तरीके से था, तो महाजनपद हैड वेल डेवलप्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। महाजनपद काल के जो है वेल डेवलप यानी काफ़ी अच्छे से विकसित एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक सिस्टम था मैनेज करने के लिए उसके अफेयर्स को। ठीक है, व्यापार और कैसा था, वाणिज्य और व्यापार, तो महाजनपद वर सेंटर्स ऑफ ट्रेड, ये महाजनपद जो थे वो सेंटर थे किसके, व्यापार के, ट्रेड के, वाणिज्य के, और विद वेल स्टेब्लिश ट्रेड रूट एंड मार्केट, इनकी जो है वेल स्टेब्लिश ट्रेड रूट भी थे और मार्केट भी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 महाजनपद कौन कौन से हैं और उनकी कैपिटल क्या क्या है। अब थोड़ा इसको देख लेते हैं, याद रखेंगे सब, एक बार इसको देख लें आप लोग, लिख लें इसको, जो भी लिखना चाहेंगे इसको एक बार लिख लेंगे साथ साथ में। तो सबसे पहले महाजनपद हमारा होता है, उसके बाद में उसकी कैपिटल क्या रहती है। तो सबसे पहले महाजनपद हमारा होता है काशी, काशी की कैपिटल जो रहती है वो है वाराणसी, दोनों को याद रखेंगे। काशी की कैपिटल जो थी वो वाराणसी है। दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट कि आ ही जाता है एक ना एक क्वेश्चन इसमें से भी। कौशल जो है हमारा, उसकी राजधानी है श्रावस्ती, अंग की राजधानी है चंपा, मगध की राजधानी है गिरिब्रज और राजगिरी। ठीक है, मगध आज के समय में बिहार में है, यूपी बिहार में, तो इसकी दो राजधानी थी, गिरिब्रज और राजगिरी। बज्जी जो है, बज्जी की राजधानी वैशाली है, मल्ल की राजधानी कुशीनगर है और पावापुरी है। चेदी की राजधानी, चेदी की कैपिटल शुक्तामती है। वत्स की जो कैपिटल है वो है कौशाम्बी। कुरु की जो कैपिटल है वो है हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ और इशुकरा। जो कुरु है, कुरु राज्य था, उसकी राजधानी कौन कौन सी है, हस्तिनापुर है, इंद्रप्रस्थ है और इशुकरा है। पंचाला की राजधानी क्या थी, पंचाला की राजधानी अच्छीचत्रा और कंपिलिया। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, सूरसेन की राजधानी मथुरा, अशोका की राजधानी प्रतिष्ठान और अवंती की राजधानी हमारी है माहिष्मती। गंधारा की राजधानी है तक्षशिला। कम्बोज की जो कैपिटल है दैट इज राजौरी हजारा डिस्ट्रिक्ट, राजौरी हजारा डिस्ट्रिक्ट बिहार में है जो कम्बोज की कैपिटल है। तो इन कैपिटल्स को अच्छे से आपको याद रखना है सबको, इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलीजियस मूवमेंट इन 6th सेंचुरी, तो उस समय पर क्या होता है, जब महाजनपद का उदय होता है तो उसमें क्या होता है, रिलीजियस मूवमेंट शुरू होता है। चलिए हम 3 से 4 हमने पढ़ लिया था, उसके बाद हमारा होता है रिलीजियस मूवमेंट 6th सेंचुरी में। तो 6th सेंचुरी में क्या होता है, 6th सेंचुरी बीसी वॉज ए पीरियड ऑफ ग्रेट रिलीजियस अपहेवल इन इंडिया। मतलब कि 6th सेंचुरी में जो है एक जब हमारा वो चल रहा होता है ना, महाजनपद टाइम पीरियड चल रहा होता है, तो उसी में जो है 6th सेंचुरी के आसपास में रिलीजियस मूवमेंट होता है, जिसमें क्या होता है, इसमें महान धार्मिक जो है विचार सामने आते हैं उभर कर। और ये एज थी इंटेलेक्चुअल फर्मेंट की, जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, उनकी जो है फर्मेंट की, इंटेलेक्चुअल, ठीक है, किसकी, तो ये होता है इंटेलेक्चुअल फर्मेंट की। ठीक है, तो ये जो है एज था, ये जो समय काल था किसका था, इंटेलेक्चुअल फर्मेंट का, यानी कि इंटेलेक्चुअल उथल पुथल का जो है, ये इंटेलेक्चुअल उथल पुथल का जो है ये समय काल था। और इसमें क्या है, जिसने देखा, उदय देखा, किसका उदय देखा, रिलीजियस सेक्ट्स का इन द गंगेटिक बेसिन। गंगेटिक बेसिन जो है हमारा, ये वाला पार्ट है, ये हमारा गंगेटिक बेसिन है। तो जैसे कि जो 6th सेंचुरी थी उसमें वो एक पीरियड था रिलीजियस अपील का, मतलब कि बहुत से धार्मिक जो है, धार्मिक विचार जो है वो उभर कर सामने आते हैं। और ये एक काल है, समय काल है, जिसमें जो बौद्धिक उथल पुथल है वो बहुत ज़्यादा रहती है। और इसमें जो है उदय को देखा जाता है कुछ नए रिलीजियस सेक्ट के गंगेटिक बेसिन में। गंगेटिक बेसिन रीजन उत्तर प्रदेश, बिहार, यही वाला रीजन ऑफ द रिलीजियस सेक्ट एंड रिलीजियस दैट इमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड, बुद्धिज्म जैनिज्म वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट। मतलब कि और तो वैदिक रिलीजन तो चल रहा था, लेकिन उसका धीरे धीरे पतन होता जा रहा था। तो उसी के समय पर क्या है, बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों शक्तिशाली धर्म के रूप में उभर कर सामने आते हैं। इसका कारण क्या था, जो नए धर्मों का उदय हुआ उसका कारण क्या था। अभी हम पीछे जब यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं, जब हम यहाँ पढ़ रहे थे कोजेज में हम शायद कुछ पढ़ रहे थे, हाँ,
तो मैंने आपको ये कारण बताया नहीं था कि किस तरीके से जो नए धर्म थे वो उभर के सामने क्यों आए, नए नए धर्मों का उदय क्यों हुआ। तो इसको ये देख लें, द प्राइमरी कॉज फॉर द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वाज द रिलीजियस अनरेस्ट इन इंडिया इन 6th सेंचुरी BC। तो प्राइमरी कोर्स क्या है, तो हमारा प्राइमरी कोर्स है कि 6th सेंचुरी के आसपास में जैनिज्म और बुद्धिज्म के उभर कर सामने आने का कारण ये था कि उस समय पर बहुत ज़्यादा रिलीजियस अनरेस्ट चल रही थी। रिलीजियस यानी कि धार्मिक, और अनरेस्ट यानी कि बेचैनी या उथल पुथल। तो इस समय पर धार्मिक उथल पुथल चल रही थी 6th सेंचुरी में, तो उस समय पर इसलिए जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है वो हमारे उभर कर सामने आते हैं। बहुत से सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस फैक्टर हैं इसके, और जो रेस्पॉन्सिबल हैं नए जो हेटेरोडॉक्स रिलीजन है उनके उदय का जो है कारण है। ठीक है, उनके उदय का कारण है, जैसे कि हमारा बुद्धिज्म और जैनिज्म। ठीक है, इनको हेटेरोडॉक्स या बेधर्मिक हम बोल सकते हैं, बेधर्मिक। इनका क्या रहता है, ये वेदों में विश्वास नहीं करते हैं, इनको नास्तिक बोलते हैं हम। जो ईश्वर को नहीं मानता है, बिल्कुल नहीं मानता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अनिश्वरवादी। और बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो नास्तिक है, ना कि अनिश्वरवादी। ईश्वर में तो विश्वास करते हैं जो वेदों की सत्ता को न स्वीकारे, वेदों की सत्ता को न स्वीकारे। और हिंदुइज्म में है ये, क्योंकि ठीक है, जैसे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो बहुत से ऐसे फैक्टर हैं राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जो रेस्पॉन्सिबल हैं ऐसे हेटेरोडॉक्स या विधर्मी धर्मों के उदय के लिए, जैसे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म। चलिए आगे देखते हैं। रिलीजियस अनरेस्ट यानी कि जो धार्मिक बेचैनी थी वो क्या थी, द वैदिक रिलीजन हैड बिकम कॉम्प्लेक्स एंड रिचुअलिस्टिक। बहुत ज़्यादा कठिन, कॉम्प्लेक्स और बहुत ज़्यादा अनुष्ठानिक बन गया था हमारा वैदिक रिलीजन, वैदिक धर्म। द कॉमन पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स रिचुअल एंड सैक्रिफाइसेस विच वर आल्सो वेरी एक्सपेंसिव। जो कॉमन पीपल थे, जो आम लोग थे, वो समझ नहीं पा रहे थे इन कठिन या कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स को, अनुष्ठान को, और बलि की जो प्रथा थी उसको, जो बलिदान की प्रथा थी उसको समझ नहीं पा रहे थे जो आम लोग थे, और जो काफ़ी महंगे भी थे, जो काफ़ी महंगे भी थे। द डोमिनेंस ऑफ द ब्राह्मण्स एंड देयर रिगिड adherence to Vedic rituals led to sense of dissatisfaction among the people। तो जो डोमिनेंस थी इसमें, ब्राह्मण जो थे सबसे ऊपर, जो इस डिवीजन में वर्ण सिस्टम में सबसे ऊपर ब्राह्मणास थे, तो जो ब्राह्मण थे वो काफ़ी जो है, जो अनुष्ठान करने की विधि थी, जो अनुष्ठान करने की विधि वगैरह थी, उनको काफ़ी ज़्यादा कठिन बना दिया गया था, काफ़ी ज़्यादा जटिल बना दिया गया था ब्राह्मण्स के द्वारा, और जिनको जो है आम लोग आसानी से नहीं कर पाते थे, बहुत ज़्यादा जटिल बना दिया था, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इससे लोग जो है काफ़ी डिससेटिस्फाई हुए, उनको अच्छा नहीं लगा कुछ भी, काफ़ी डिससेटिस्फाई हुए, तो इस वजह से वो जैनिज्म और बुद्धिज्म को अपनाने लगे। सोशल फैक्टर क्या है इसके पीछे के, तो द रिगिड वर्ना सिस्टम क्रिएटेड इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी। जैसे कि देर से आप समझ ही गए होंगे, जो वर्ना सिस्टम था उससे समाज में असमानता जो है वो पैदा हो रही थी, इनइक्वालिटी पैदा हो रही थी। क्षत्रिय जो है वो सेकेंड रैंक पर थे वर्ना सिस्टम में, और जो है वो रिजेंटेड करते थे, यानी कि जो ब्राह्मण होते थे उनकी सत्ता को जो है प्रदर्शित करते थे। जो हमारे क्षत्रिय होते थे वो ब्राह्मणों की सत्ता को प्रदर्शित करते थे, सेकंड रैंक पे होते थे, सेकंड नंबर पर। बुद्ध और महावीर जो थे दोनों क्षत्रिय थे। जो नए धर्मों का उदय हुए जैनिज्म और बुद्धिज्म, उसमें जो बुद्ध और महावीर हैं वो दोनों क्षत्रिय थे, और उन्होंने चैलेंज किया अथॉरिटी को, सत्ता को ब्राह्मण की। तो बुद्ध ने और जैन ने दोनों ने ब्राह्मण की सत्ता को जो है वो किया, चैलेंज किया। तब वैश्य जो थे वो इंगेज थे व्यापार में और कॉमर्स में, और वो इकोनॉमिकली पावरफुल बन गए थे, इकोनॉमिकली पावरफुल बन गए थे, बट डिड नॉट हैव ए करस्पेंडिंग सोशल स्टेटस। बट उनके पास जो है काफ़ी अच्छा सोशल, सामाजिक स्थान नहीं था, सामाजिक स्टेटस नहीं था, जो वैश्य थे। जबकि मेहनत वो बहुत करते थे, जो उत्पादनकर्ता के रूप में कार्य करते थे वो केवल वैश्य तो करते थे, जो रेवेन्यू को इकट्ठा करने का, यानी कि रेवेन्यू जनरेट करने का काम करते थे, व्यापार का काम करते थे, पैसा आना, इकोनॉमी संभालना, ये सब वैश्य करते थे। लेकिन उनकी फिर भी सामाजिक स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं थी। ठीक है, तो दे वर ऑल्सो लुकिंग फॉर ए रिलीजन दैट वुड इम्प्रूव देयर सोशल स्टैंडिंग। वो भी जो है एक ऐसे धर्म के लिए, एक ऐसे रिलीजन के लिए देख रहे थे जो इम्प्रूव करेगा उसकी सोशल स्टैंडिंग को। तो वो ऐसे धर्म को ढूंढ रहे थे जिसमें उनकी जो सोशल स्टेटस है वो बढ़ा रहे, इस तरीके से नीचे ना गिरा रहे। अपने सोशल स्टेटस को दिखाने के लिए, अपने सोशल स्टेटस को बेहतर शो करने के लिए वो और धर्मों की तलाश में थे। तो चलिए इसमें हम धर्म इकोनॉमिक फैक्टर भी देख लेते हैं। तो
उस समय पर व्यापार और जो वाणिज्य है वो सब बढ़ रहा था, और उसी के साथ में जो लोग जो है वो काफ़ी वेल्दी हो रहे थे, धनी हो रहे थे। वेश्याओं के पास जो है काफ़ी पैसा था, जो हमारा जो एक्यूमुलेशन था, यानी कि जो एक्यूमुलेशन था किसका, वेल्थ का, तो वो किसके पास था, वेश्याओं के हाथों में था। और जो है वो पेट्रोल बन गए, संरक्षण बन गए किसके, नए धर्म आंदोलन के। जो हमारे वैश्य थे, जो थर्ड डिवीजन में थर्ड नंबर पर थे वैश्य, उनके पास ही सारा, क्योंकि वो इकोनॉमी को संभालते थे, तो उनके पास ही जो है सारा धन वगैरह इकट्ठा होता था। तो वो करते क्या थे, उनके हाथों में धन वगैरह रहता था, और उन्होंने जो है उन्होंने संरक्षण किया। जब उनके पास धन था तो वो संरक्षण कर सकते हैं वही, तो उन्होंने संरक्षण किया जो नए नए धर्म उभरे, जैसे कि जैनिज्म और बुद्धिज्म को। ठीक है, और इन धर्मों ने इनको एक अच्छा सोशल स्टेटस प्रदान भी किया। द राइज ऑफ एग्रीकल्चर, फिर उदय होता है किसका, एग्रीकल्चर का, किस्ट्री का। इससे जो है इसने भी क्या किया, डिमांड की ड्रॉट एनिमल्स के लिए, विच वर ऑफन सेक्रीफाइस इन वैदिक रिचुअल। तो एग्रीकल्चर जो है, जो भूमि उपजाऊ हो रही थी उस वजह से जो है कृषि जो है काफ़ी अच्छा विकास हो रहा था कृषि में। तो कृषि में, खेतों में काम के लिए जो है जानवरों की जरूरत थी। बट जो वैदिक रिलीजन था उसमें क्या होता था, वैदिक इनकी जो बलि जो है जानवरों की वो दे दी जाती थी, उनको सेक्रीफाइस कर दिया जाता था। तो एक ये भी कारण था कि बैल वगैरह चाहिए भाई, तो इस धर्म को छोड़कर सेक्रीफाइस खत्म करो और अपना जो है इनको अपनी कृषि के लिए बचाओ। तो ये जो है ये भी एक इकोनॉमिक फैक्टर था, इकोनॉमिक कारण था नए धर्म के उदय का, या जो वैश्य थे उनका नया धर्म अपनाने का। दिस लेड टू रिजेंटमेंट अमंग द एग्रीकल्चर कम्युनिटीज हु वर अट्रैक्टेड टू द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस प्रीच्ड बाय बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म ने किया क्या, उसने नॉन वायलेंस का पाठ पढ़ाया, नॉन वायलेंस का भाषण दिया, प्रीच किया। क्या नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस क्या होता है, अहिंसा, किसी की अहिंसा, यानी कि किसी को भी ना मारना, किसी के साथ भी जो है हिंसा ना करना। अभी ब्रीफली पढ़ेंगे दोनों चीज़ों को। हाँ, तो हिंसा न करना, तो ये होता है हमारा नॉन वायलेंस। दोनों ने, बुद्धिज़्म और जो जैनिज्म थे, दोनों ने नॉन वायलेंस का, अहिंसा के बारे में जो है सबने बताया। तो जो ये लोग थे इनको काफ़ी अच्छा लगा, जो वैश्य लोग थे, ये रिच भी थे क्योंकि इनके पास जो है इकोनॉमी का जो है यही संभालते थे इकोनॉमी की। तो इन्होंने किया क्या, ये संरक्षण करने लगे, कंजर्व करने लगे किसको, इसको रिलीजन को, दोनों को, जैनिज्म को और बुद्धिज्म को। और इसी के साथ इन्हें काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इस धर्म में आगे इनका सोशल स्टेटस भी काफ़ी बढ़ रहा था और अहिंसावादी था ये दोनों रिलीजन। तो अहिंसावादी मतलब कि ये लोग नोटिस किया होगा, कोई ज़्यादा जो अपने धर्म के लिए प्रभावित होता है धर्म से, तो वो मुँह भी ढक के रखते हैं, कहीं मुँह में कीड़ा वगैरह ना चला जाए, कुछ भी जीव जंतु ना चला जाए, या फिर पानी भी जो है वो छान के पीते हैं क्योंकि पानी में बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। तो ऐसा रहता है जैन वगैरह में। हाँ, तो नॉन वायलेंस को प्रीच किया। तो बुद्धिज़्म और जैनिज्म ही जो है ऐसे धर्म थे जिसमें उनको सोशल स्टेटस बढ़ सकता था। उसके बाद में चलिए शुरुआत करते हैं स्पेसिफिक। पहले बुद्धिज़्म को हम लोग जानेंगे, बुद्धिज़्म को पढ़ेंगे और उसके बाद में हम जैनिज्म को पढ़ेंगे। ठीक है, तो करते हैं शुरू। हाँ, तो हमारा बुद्धिज़्म जो है वो सबसे पहले बुद्धिज़्म की खोज जो है फाउंड स्थापना जो की जाती है, जो हमारा बुद्धिज़्म रिलीजन है। हाँ, तो बुद्धिज़्म जो है फाउंडेड किया जाता है किसके द्वारा, सिद्धार्थ गौतम के द्वारा। किसके द्वारा फाउंड किया जाता है बुद्धिज़्म रिलीजन, सिद्धार्थ गौतम के द्वारा। और जिनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, और आज के समय में ये कहाँ पर है, नेपाल में। इम्पोर्टेंट है, ये तो याद रख ही लेना, बेसिक चीज़ें हैं कि जो बुद्धिज़्म धर्म के फाउंडर थे तो कौन थे वो, सिद्धार्थ गौतम थे। और उनका जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। और ये आज के समय में कहाँ पर है लुम्बिनी, तो आज के समय में नेपाल में है। और ये जो है एक प्रिंस थे, एक राजकुमार थे, जिन्होंने अपने जो लग्जरी लाइफ थी, लग्जरी जीवन था, उसको छोड़ करके ये ज्ञान की खोज में निकल गए थे। वो कैसे निकले थे, क्या किया, ये सब थोड़ा थोड़ा जानेंगे आगे। बट अभी इतना समझेंगे कि जो है एक राजकुमार थे, जब भी इनकी जो है काफ़ी लग्जीरियस लाइफ थथी, उस लग्जीरियस लाइफ को ये छोड़कर ज्ञान की खोज में बाहर निकल गए, जंगल वगैरह में चले गए। वहाँ जा कर के इन्होंने अपना प्रतिज्ञा वगैरह की। तो ये सब करके कुछ इन्होंने मेडिटेशन वगैरह की, तो जिससे कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। आफ्टर अटेनिंग इनलाइटमेंट, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है वो हो जाती है, तो उसके बाद ये बुद्धा कहलाए। जो सिद्धार्थ गौतम थे तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्धा कहलाए, जहाँ से शुरुआत होती है हमारी बुद्ध धर्म की, बुद्ध रिलीजन की। ठीक है, तो बुद्धा जो है, बुद्ध कब कहलाए, जो सिद्धार्थ गौतम थे वो बुद्ध कब कहलाए, जब उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है।
तो उस समय पर वो बुद्ध कहलाते हैं। बुद्ध जो है प्रीच करते हैं 4 नोबल ट्रूथ, जो हैं 4 सत्य होते हैं जिसको बुद्ध ने बताया है। ठीक है, बुद्ध धर्म ने या बुद्ध के द्वारा 4 आर्य सत्य है, इनको बताया गया है, नोबल ट्रूथ, 4 नोबल ट्रूथ को बताया गया है। और 8 फोल्ड पाथ, जो कुछ 8 फोल्ड पाथ होते हैं, कुछ 8 पाथ हैं, रास्ते हैं, उनको बताया है, जो ऑफर करते हैं अपने जो ज़िंदगी की उनकी जो ज़िंदगी है, जो उनकी लाइफ है, उसमें जो सफरिंग्स हैं, जो परेशानियां हैं या जो दुख दर्द हैं, उन सबको ख़त्म करने के लिए और निर्वाणा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, निर्वाणा प्राप्त करने के लिए, निर्वाणा हम जो बुद्ध थे तो उन्होंने जो है 4 आर्य सत्य बताए, और उसी के साथ में हमें 8 फोल्ड पाथ बताए, जिससे कि हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि हम निर्वाणा प्राप्त कर सकते हैं अपने इस लाइक से जो जीवन है हमारा, दुखों से भरा जो जीवन है उसको ख़त्म करके। ठीक है, और निर्वाणा होता है एक परफेक्ट प्लेस होता है, ये एक सुख होता है, जैसे कि हेवन, जैसे कि हम कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, जो कुछ है हम उसमें ही खुश हैं, तो इस तरीके से वो निर्वाणा कहलाता है। जो कुछ हमें ईश्वर के द्वारा दिया गया है, जितना हमारे पास कम है या ज़्यादा है, हम उसमें ही खुश हैं, यानी कि हमें कोई परेशानी नहीं है। हमारी जो आशाएँ हैं, जो हमारी डिज़ायर हैं, वो हमारी अगर नहीं है तो हम वैसे भी खुश रहेंगे, वही निर्वाणा प्राप्त करना बोल सकते हैं। बुद्धिज़्म ने जो है स्प्रेड रेपिडली इन इंडिया, बुद्धिज़्म जो है इंडिया में, भारत में काफ़ी तेज़ी से फैला, और उसी के साथ साथ ये एक मेजर धर्म बन गया दुनिया का। भारत से शुरू हुआ हमारा बुद्धिज़्म रिलीजन, और भारत से शुरू होकर ये आगे बढ़ता गया। ठीक है, तो भारत से शुरू होकर के आगे बढ़ता गया, जिसमें क्या होता है, ये दुनिया का जो है एक काफ़ी बड़ा रिलीजन बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अर्ली लाइफ एंड रिनंसिएशन, इनका क्या इनकी रही है रिनंसिएशन वगैरह या महाभिष्क्रमणा, तो उस सबको डिस्कस करेंगे, कैसे इन्होंने अपने घर को छोड़ा, कैसे ये धर्म चक्र में जो है लग गए अपने घर को छोड़कर, ये सब इसमें डिस्कस करेंगे। तो इनके 4 साइट्स हैं। इन्होंने एनकाउंटर किया, एक जो है ओल्ड मैन को देखा, और एक सिक मैन को, यानी कि जो एक बीमार आदमी था उनको देखा। ठीक है, ओल्ड मैन को यानी कि बूढ़े आदमी को, और एक सिक आदमी को, और उसी के साथ में एक कॉर्प्स आदमी को इन्होंने देखा। ठीक है, तो जो कॉर्प्स होता है एक लाइक लाश हम कह सकते हैं, लाश को इन्होंने देखा, जिससे इनको काफ़ी परेशानी हुई। और एक चीज़ और देखी थी, क्योंकि इन्होंने 4 साइड देखी थी, तो लास्ट वन वाज एस्केटिक प्रोफाउडली, तो ये होता है हमारा। एक गहराई से जो है फिर क्या किया इन्होंने, तपस्वी को देखा। एक पहले तो एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, उसी के साथ में एक लाश को देखा, और एक व्यक्ति जो था वो क्या है, बैठा हुआ अपना मेडिटेशन में लगा हुआ है, मस्त है, प्रतिज्ञा कर रहा है भाई, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इन सबको देखा, इससे इन पे इम्पैक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा, जिसमें इनको जो है प्रमोट किया अपने आप से क्वेश्चन करने के लिए कि भाई एग्जिस्टेंस क्या है, एग्जिस्टेंस का मीनिंग क्या है। तो इस सब के लिए जो है इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, और ये सत्य मार्ग की खोज में निकल गए, और इनको जो है काफ़ी आगे चल के ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो कैसे क्या हुआ अभी बताएंगे। तो वो 4 साइट कौन सी हैं, ओल्ड मैन, सिक मैन, कॉस्प और एस्केटिक प्राउडफाउंडली। और ग्रेट रिनंसिएशन या महाविष्क्रमणा ये क्या है, तो 29 साल की उम्र में जब सिद्धार्थ जो है उन्होंने अपने लग्जरियस लाइफ को छोड़ा, अपनी फैमिली को छोड़ा, और उसके बाद वो जो है एक लाइक से मेडिटेशन में बैठ गए, प्रतिज्ञा करने लगे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, जंगल वगैरह में ये रहने लगे। सर्च जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति के लिए ये क्या है, जंगल चले गए, इधर उधर घूमते रहे। कहाँ पर अभी बोधि ट्री हम पढ़ेंगे, तो वहाँ सब गए, वहाँ पे जो है वो प्रतिज्ञा करते रहे, तपस्या करते रहे, बेसिकली तपस्या करते रहे, या मेडिटेशन से हम जोड़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तपस्या करते रहे। उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति के लिए जब 29 साल में निकलते हैं, तो महाविष्क्रमणा इस तरीके से 4 रहेगा, अभी 4 पढ़ेंगे हम। तो इसमें क्या होता है याद रखेंगे, ग्रेट रिनंसिएशन होता है, तो ये सब याद रखेंगे। ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति में जो है ये निकल गए थे। आगे देखते हैं, तो एस्केटिज्म एंड एनलाइटमेंट, इनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, और इनके क्या रहस्यवाद जो वगैरह होते हैं, इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति क्या होती है, और जो इनके एस्टिसिज्म होते हैं वो किस तरीके से रहते हैं। चलिए थोड़ा देखते हैं। इनिशियली जो है गौतम जो है वो प्रैक्टिस करते हैं एक्सट्रीम एसेटिज्म को, इसको एक्सट्रीम एसेटिज्म को, और उसी के साथ में किसको, और रियलाइज करते हैं कि इट फ्यूटिलिटी, और रियलाइज करते हैं ये
कि जो है एक फ्यूटिलिटी है, ठीक है। तो हमारा ये एसेटिज्म क्या होता है, एसेटिज्म क्या होता है, ये प्रैक्टिस होती है एक सिंपल जीवन जीने की, लिविंग ए सिंपल और ऑस्टल लाइफ, जैसे कि इसको करेक्टराइज किया गया है कि आत्म हमारा सेल्फ डेनियल होना चाहिए, सेल्फ एब्स्टिसेंस होना चाहिए, ये सब अपने प्लीज़र के लिए, यानी कि जो हमारी डिज़ायर्स हैं वो सब नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, और हमें जो है स्पिरिचुअल होना चाहिए, स्पिरिचुअल और रिलीजियस थोड़ा होना चाहिए। तो ये सब हमारा एस्टेटिज्म कहलाता है। तो एस्टेटिज्म को इन्होंने प्रैक्टिस किया बहुत ज़्यादा कि भाई हमें तपस्या वगैरह करते रहना है, उसी के साथ में इन्होंने कुछ सिस्टम बताया कि जो है एक समय पर ब्रह्मचार्य रहना है, फिर गृहस्थ रहना है, गृहस्थ के बाद में आपको फिर से ब्रह्मचार्य हो जाना है और ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल जाना है। ये सब इन्होंने मार्ग बताए थे निर्वाणा के या मोक्ष के, ठीक है। तो इन्होंने जो है इसको प्रैक्टिस किया, बाद में इन्हें रियलाइज हुआ कि ये जो है इट्स फ्यूटिलिटी, ये जो है क्या है, ये जो है फ्यूटिलिटी है। तो फ्यूटिलिटी मतलब कि निरर्थकता है, इस तरीके से इसको बोला गया। और इन्होंने एडवोकेट किया, किसके लिए एडवोकेट किया, मिडल पाथ के लिए, जो मिडल पाथ होता है उसके लिए एडवोकेट किया, किसके बीच में, एक मिनट, हाँ तो इन्होंने सेल्फ इंडल्जेंस और सेल्फ मोर्टिफिकेशन के बीच में जो मिडल पाथ के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या किया, कोई उसकी वकालत की। तो हमारा ये होता है क्या है, जो सेल्फ इंडल्जेंस होता है, आत्मभोग होता है, कि हमें जो है हमारी आत्मा को किस तरीके से, आत्मा का जो भोग है वो किस तरीके से होना है, और ये आत्मा को कैसे हमें सुधारना है, कैसे मोर्टिफिकेशन करना है, संशोधन करना है, ये सब इन दोनों के बीच के जो है मिडल पाथ को इन्होंने बताया। इनलाइटमेंट क्या है, वो ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, तो 35 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब ये मेडिटेट कर रहे थे, किसके बीच में, बोधि ट्री के बीच में और बोध गया में। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पूछ लेता है बोधि ट्री कहाँ है, बोध गया में है, और उसके साथ वो पूछेगा कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ही अटेन एनलाइटमेंट बिकमिंग द बुद्धा। तो बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी, बोधि ट्री के नीचे बैठे हुए वो मेडिटेशन कर रहे थे जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और वो कितने साल के थे, 35 ईयर्स ओल्ड थे, और उसी के बाद से वो बुद्धा कहलाए, और बुद्धा इज द अवेकेंड वन। तो इम्पोर्टेंट है भाई, इसको भी याद रख लेंगे, बुद्धा इज द अवेकेंड वन। और इनकी टीचिंग क्या थी, और संघ का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो सब क्या रहता है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट सेरेमन होती है, इसको बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तना, इम्पोर्टेंट है ये टीचिंग जो है। तो धर्मचक्र परिवर्तना, द बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन इन सारनाथ, जो पहली इन्होंने अपनी सरमन दी थी, ठीक है, या पहली बार जो इन्होंने अपना कह सकते हैं हम के भाषण दिया था, या पहली बार इन्होंने अपना जो है शिक्षा दी थी, ठीक है, इन्होंने जो पहली शिक्षा दी थी, या कह सकते हैं पहला उपदेश दिया था, इसको हम कह सकते हैं, पहला उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, सारनाथ में। तो इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लेता कि बुद्धा ने अपना पहला, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ में दिया था, ठीक है। इसमें इनके द्वारा 4 नोबल ट्रूथ बताए गए और 8 जो है 8 फोल्ड पार्ट बताए गए। अब क्या होते हैं इनको देखते रहेंगे आगे। चलिए 4 नोबल ट्रूथ कौन से हैं और 8 फोल्ड पार्ट कौन से हैं। तो 4 नोबल ट्रूथ्स हैं, दुख यानी कि सफरिंग, तो लाइफ इज इनहेरेंटली फिल्ड विद सफरिंग, तो जीवन जो है वो दुखों के साथ ही भरा हुआ है, दुखों से ही घिरा हुआ है। आपको क्या करना है, दुखों को इग्नोर करना है, चलते रहना है, अपने भूतकाल और अपने वर्तमान काल को यानी कि अपने पास्ट और प्रेजेंट को भूल करके हमें अपने सिर्फ प्रेजेंट में जीना चाहिए। हमारा जो फ्यूचर है आने वाला है उसके लिए ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, और जो हमारा पास्ट काल है, जो हमारा पास्ट काल है यानी कि जो बीता हुआ काल है वो उसके बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। हमें हमेशा हमारे वर्तमान में जीना चाहिए। तो ये सब इसमें बताया कि जो हमारा जीवन है वो दुखों के साथ भरा हुआ है। समुदाय में ओरिजिन ऑफ सफरिंग, तो सफरिंग अराइज फ्रॉम अटैचमेंट एंड डिजायर, जो दुख का कारण है। तो दुख का कारण क्या होता है हमारा, तो दुख का कारण जो है वो डिज़ायर है हमारी और अटैचमेंट है लोगों के साथ में। जब हम लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा हमारी इच्छाएं बढ़ जाती हैं या लोगों के साथ हम बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं तो वो सब हमारे दुख का कारण है। निरोध क्या है, तो निरोध है सेसेशन ऑफ सफरिंग, इसको रोका कैसे जाए, इसको सेसेशन कैसे किया जाए, सफरिंग को कम कैसे किया जाए, दुखों को कम कैसे किया जाए, ख़त्म कैसे किया जाए। तो वो हमारा रहता है सफरिंग जो है वो
बढ़ती है, उसको रोक सकते हैं हम किससे, एलिमिनेट करके। जो हमारी इच्छाएं हैं और जो हमारी अटैचमेंट है उसको हम कम करके, उसको हम रोक करके अपनी इनको ख़त्म कर दें अटैचमेंट को और डिज़ायर को, तो हमारा जो है क्या है, अच्छे से हम दुखों को ख़त्म कर सकते हैं। मार्ग क्या है, तो मार्ग पाथ टू सेसेशन ऑफ सफरिंग, दुखों को कम करने के लिए, दुखों को खत्म करने के लिए जो मार्ग है वो कौन सा है, तो वो मार्ग है 8 फोल्ड पाथ, 8 रास्ते हैं, अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग जो दुखों को खत्म करता है, एंड करता है। ठीक है, तो 4 क्या है हमारे, ये 4 नोबल ट्रूथ हैं, तो चारों को याद रखेंगे। उसी के साथ में जो 8 फोल्ड पार्ट हैं हमारे, वो क्या होते हैं, उनको भी याद रखेंगे। तो 8 फोल्ड पार्ट में सबसे पहले है राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट और राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। तो ये हमारे 8 फोल्ड मार्ग हैं, इनको लिख लेंगे। अष्टांगिक मार्ग ये 8 फोल्ड पार्ट हैं, तो दीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इनको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइव ग्रेट इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ एंड देयर सिंबल, जो बुद्ध है उनके जीवन के जो 5 जो है ग्रेट इवेंट कौन कौन से हैं और उनके जीवन के और सिंबल कौन कौन से थे बुद्ध के। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बर्थ कहते हैं हम जन्म को, इम्पोर्टेंट है ये सब भी याद रखेंगे। तो सबसे पहले सिंबल क्या होता है, लोटस और बुल। इसके सिंबल कौन है, कमल और बुल है। सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, लोटस सिंबलाइज प्योरिटी। लोटस जो है वो किसको सिंबलाइज करता है, प्योरिटी को, इनलाइटमेंट को और बुद्धा के जीवन को इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में। तो याद रखेंगे जो हमारा पहला उनका जन्म है, बर्थ है, उसको सिंबल क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे आते हैं। तो सिंबल है लोटस और बुल, और इसका जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, लोटस जो है सिंबलाइज किसको करता है, प्योरिटी को, इनलाइटमेंट को, ज्ञान को और प्योरिटी को, उसके साथ में बुद्धा के जीवन जन्म को इस दुनिया में। और जो बुल है वो बुल क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, पावर को रिप्रेजेंट करता है और बुद्धा का जो रॉयल लीनिएज है उसको रिप्रेजेंट करता है। सेकंड वन इज इन 5 ग्रेट इवेंट, सेकंड वन इज द ग्रेट डिपार्चर, दैट इज महाविष्णिक्रमणा। महाविष्णिक्रमणा सिंबल क्या है इसका, तो सिंबल है हमारा हॉर्स, महाविष्णिक्रमणा इसको बोलते हैं ग्रेट डिपार्चर। इसका जो सिंबल है हॉर्स है और सिग्निफिकेंस क्या है, क्या महत्व है, क्या है ये, क्या विशेषताएं हैं। तो ये इवेंट जो है मार्क करता है बुद्धा के रिनाउंसिएशन ऑफ हिज लग्जरियस लाइफ, यानी कि जब बुद्ध ने अपना घर छोड़ा, अपना लग्जरियस जीवन छोड़ा, उसको बताता है जो ग्रेट डिपार्चर है या महाविष्णिक्रमणा है। महाविष्णिक्रमणा किसको बताता है कि जब बुद्ध ने अपना ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपना घर छोड़ा था, ठीक है, अपनी लग्जरियस लाइफ को छोड़ा था। इसका सिंबल हॉर्स है, तो ये बुद्धा के इस इवेंट को मार्क करता है। और उसी के साथ में डिपार्चर करता है फ्रॉम द प्लस इन सर्च ऑफ इनलाइटमेंट, कि जो ज्ञान की खोज में बुद्ध निकल गए थे, ज्ञान की खोज में बुद्ध निकल गए थे अपनी लग्जरियस लाइफ को छोड़ करके, तो वो क्या है, तो वो ग्रेट डिपार्चर कहलाता है या महाविनिष्क्रमणा कहलाता है। और इसका जो सिंबल है वो हॉर्स है। द हॉर्स सिंबलाइज स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन, तो जो हॉर्स है, घोड़ा है, वो सिंबलाइज करता है किसको, स्ट्रेंथ को सिंबलाइज करता है, डिटर्मिनेशन को सिंबलाइज करता है और उसी के साथ जर्नी को शेयर करता है कि दुनिया से जो हमारा अटैचमेंट रहता है उसको जो है उससे दूर जाने के लिए अटैचमेंट को शो करता है, उससे दूर जाने के लिए शो करता है जो हमारा हॉर्स होता है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट होते हैं इवेंट्स जो बुद्धा से रिलेटेड, इनमें से पूछ लेता है 1-2 क्वेश्चन, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट वन इज इनलाइटमेंट क्या होता है, तो इनलाइटमेंट हमारा निर्वाण कहलाता है या संबोधि कहलाता है। इनलाइटमेंट मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति। तो सिंबल इसका है बोधि ट्री, क्योंकि बोधि ट्री इसलिए क्योंकि उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोधि ट्री के नीचे ही हुई थी जो बोध गया में है, और जो सिंबलाइज करता है विजडम को, अवेकनिंग को, और उसके साथ में अल्टीमेट रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, जो सच्चाई का अल्टीमेट रियलाइजेशन होता है उसको प्रदर्शित करता है। तो फर्स्ट सरमन यानी कि जो पहला उपदेश है उनके द्वारा, उनका जो पहला उपदेश है उसको धर्मचक्र प्रवर्तना कहते हैं। जो बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश दिया गया था उसको धर्मचक्र प्रवर्तना कहलाते हैं। इसका सिंबल जो है वो व्हील है, पहिया है, और इसका जो सिग्निफिकेंस है, महत्व है, तो ये इवेंट मार्क करता है किसकी, बुद्ध की टीचिंग की बिगिनिंग को, शुरुआत को ये मार्क करता है। और ये क्या है, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्मा, तो ये धर्म के चक्र का जो है टर्निंग पॉइंट है। तो जो व्हील है, पहिया है, वो क्या सिंबलाइज करता है, तो सिंबलाइज करता है साइक्लिक नेचर ऑफ बर्थ का, साइक्लिक नेचर ऑफ लाइफ, जो जीवन का नेचर है उसको, और डेथ को, रिबर्थ को, जो दोबारा जन्म होता है उस सबको हमें सिंबलाइज करता है, बताता है, एज वेल एज द स्प्रेड ऑफ बुद्धास टीचिंग्स इन ऑल डायरेक्शन। और जो है ये बुद्ध की जो टीचिंग्स है उन सबको बताता है, जिस भी डायरेक्शन में बुद्ध ने हमें शिक्षा दी है तो उस सबको ये बताता है। जो हमारा जो फर्स्ट सरमन है, जो हमारा पहला उपदेश है उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट सरमन या धर्मचक्र प्रवर्तना।
चलिए आगे देखते हैं। डेथ या महापरिनिर्वाणा, डेथ या महापरिनिर्वाणा, इसका सिंबल क्या है? स्तूप है। सिंबल क्या है? स्तूप है। और सिग्निफिकेंस या महत्व क्या है? तो स्तूप जो है वो डोम शेप मोन्यूमेंट है, डोम शेप मोन्यूमेंट है और सिंबलाइज करता है बुद्ध जो है जो बुद्ध जो है वो पास हो रहे हैं किसमें? अपने फाइनल निर्वाणा प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, निर्वाणा प्राप्त कर रहे हैं। जो स्तूप जो है वो शो कर एक डोम शेप मोन्यूमेंट है जो सिंबलाइज करता है बुद्ध जो है वो पास कर रहे हैं, जा रहे हैं अपने फाइनल निर्वाणा में और एंड ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। और उनका जो जन्म और मृत्यु की साइकिल है बुद्ध की या किसी की भी, वो खत्म हो रही है। तो इसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ। तो ये स्तूपा इसको सिंबलाइज करता है, इसको महापरिनिर्वाणा बोलते हैं। डेथ से रिलेटेड है ये बुद्ध की, ऐसे याद रख लेंगे। और ये रिप्रेजेंट करता है बुद्धा की टीचिंग्स को और उसकी जो इंड्यूरिंग लिगेसी रही है, उनकी जो लिगेसी रही है उस सबको ये क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। अब डोम शेप क्या होता है? तो स्तूपा इस तरीके से होता है, आपको इतना ही पढ़ने की जरूरत है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस याद रख लें डोम शेप इस तरीके से होता है। ये आपके एक्साइटमेंट के लिए बता दिया गया है, आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स हमें कौन कौन से मिलते हैं जिनसे हमें एविडेंस प्राप्त होते हैं, ये क्या क्या है? तो सबसे पहले है त्रिपिटका, ये त्रि बास्केट इसको हम बोल सकते हैं। और ये है फाउंडेशनल टेक्स्ट बुद्धिज्म का। बुद्धिज्म की जो फाउंडेशनल टेक्स्ट है वो क्या है? तो त्रिपिटका इज द फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म। और ये कंप्राइज करता है किसको? किस में कंप्राइज होता है? विनय पिटक में, सुत्त पिटक में और अभिधम पिटक। ये 3 टाइप का होता है। जो त्रिपिटक होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से? विनय पिटक, इसमें मोनेस्टिक रूल्स हैं। सुत्त पिटक में डिस्कोर्स है। और अभिधम पिटक में जो है फिलोसफी है। इंपॉर्टेंट है, तीनों चीज़ों को याद रखेंगे। ऐसे ही पूछ लेता है कि कौन सा टेक्स्ट का नाम दे देगा कि त्रिपिटक इज द टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म या किसका, तो इस तरीके से पूछ लेता है। तो त्रिपिटका जो है उसको 3 बास्केट्स भी हम बोल सकते हैं। ये फाउंडेशनल टेक्स्ट है किसका? बुद्धिज्म का। जो और इसमें क्या क्या है? विनय पिटक है, सुत्त पिटक है और हमारा अभिधम पिटक है। जो विनय पिटक होता है तो विनय पिटक मोनास्टिक रूल्स होते हैं विनय पिटक के अंतर्गत। उसी के साथ में सुत्त पिटक के अंतर्गत डिस्कोजर होता है, डिस्कोर्सेस होते हैं। और अभिधम पिटक के अंतर्गत फिलोसफी, दर्शन होता है। एक महायान सूत्राज होता है, महायान सूत्राज हमें प्राप्त हुआ है। ये टेक्स्ट है सेंट्रल टू महायाना बुद्धिज्म। तो ये किससे रिलेटेड है? महायान बुद्धिज्म से रिलेटेड है। जैसे कि लोटस सूत्र, हर्ट सूत्र एंड डायमंड सूत्र, ठीक है, 3 है, लोटस सूत्र, हर्ट सूत्र एंड डायमंड सूत्र, जो महायान सूत्राज हैं, जो एम्फेसाइज करते हैं कंपेशन को बोधिसत्व के आइडियल, को जो है क्या करते हैं? कंपेश करते हैं। जात का टेल्स हैं, जात का क्या है? वो स्टोरीज हैं बुद्ध के प्रीवियस लाइफ्स की, इंपॉर्टेंट है। तो जो जात का टाइल्स हैं, जातक कथाएं इनको बोलते हैं, बुद्ध के प्रीवियस जीवन की कथाएं हैं, वो सब हैं, जात का टाइल्स कहलाती हैं। मिलिंद पन्हो क्या है? तो एक डायलॉग है किस किस के बीच में? मिलिंद के बीच में और एक बुद्धिस्ट मोंक है नागसेन, उसके बीच में, जो एक्सप्लोर करते हैं बुद्धिस्ट फिलोसफी को, बुद्धिस्ट दर्शन के बारे में जो ना बातचीत कर रहे हैं। तो एक डायलॉग है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये भी जो मिलिंद पन्हा है, मिलिंद पन्हो बोलते हैं इसको। एक डायलॉग है किसके बीच में? मिलिंद के बीच में, एक शासक होता है, आगे पढ़ेंगे इसको। और जो बुद्धिस्ट में नागसेन होता है, दोनों एक्सप्लोर करते हैं बुद्धिस्ट फिलोसफी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका डिक्लाइन कैसे होता है बुद्धिज्म का? तो जो बुद्धिज्म होता है वो ओरिजिनेट होता है इंडिया में और वो फ्लोरिस्ड होता है कई सेंचुरियों में। इट इवेंचुअली डिक्लाइंड एंड इन नो लॉन्गर द डोमिनेंट रिलीजन, देयर आर सेवरल फैक्टर कंट्रीब्यूट टू दिस डिक्लाइन। जो अंत होता है या पतन होता है बुद्धिज्म का, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से इसका पतन होता है। सबसे पहले लॉस ऑफ रॉयल पैट्रोनेज, जो इनको संरक्षण मिल रहा था रोनिक उसकी तरफ से, राजतंत्र की तरफ से जो संरक्षण मिल रहा था वो खत्म हो गया। इनमें कुछ इंटरनल फैक्टर्स हो गए, यानी कि संघ में महिलाओं की जो है वो एंट्री कर दी गई। जब महिलाएं पुरुष दोनों उसमें रहने लगे तो उस सब में दिक्कत आई। तो इस वजह से इंटरनल फैक्टर्स रहे हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं कुछ बहुत से, और उसके साथ में सोशल फैक्टर्स भी हैं, इकोनॉमिक चेंजेस भी हुए। तो इस वजह से काफ़ी ये कारण रहे जिसकी वजह से हमारा डिक्लाइन होता है, अंत होता है बुद्धिज्म का हिंदुस्तान में, भारत में। आगे देखते हैं हम किसको? जैनिज्म में देखते हैं। तो ओरिजिन और अर्ली हिस्ट्री में क्या रहता है? एंशिएंट रूट क्या है जैनिज्म के? तो जैनिज्म जो है वो कंसिडर्ड है वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन। ये एक सबसे पुराने धर्मों से पुराना धर्म माना जाता है। और इसकी रूट जो है वो किससे? इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ मिलती है, यानी कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे उनके साथ जाके इसकी रूट मिलती है। सब स्कॉलर बिलीव इट्स ओरिजिन प्रीडेट इवन इन द वैदिक पीरियड, यानी कि कुछ विद्वानों का मानना है कि वैदिक पीरियड में भी
ये जो है वैदिक पीरियड में भी जैन लोग जो है उपलब्ध थे, जैन धर्म जो है वो उपलब्ध था। तो हम इसमें क्या है अभी आगे चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जैन धर्म जो है अभी हमने हिस्ट्री देखा कि भाई हड़प्पा पीरियड में भी लोग हो सकते हैं, ऐसा कुछ पता चलता है विद्वानों के द्वारा। और क्या है कि विद्वानों के द्वारा पता चलता है कि वैदिक टाइम पीरियड के जो लोग थे वो भी इसमें रहते हैं। तो उसी के साथ में वर्धमान महावीर जो है उनका जन्म ये सब पढ़ेंगे। वर्धमान महावीर जो है वो हमारे इनसे रिलेटेड हैं। तो इनका जन्म या बर्थ कहाँ हुआ था, तो वर्धमान वाज बोर्न इन कुंडल ग्राम नियर वैशाली। तो वैशाली के पास कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था, कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ पर, वैशाली के पास, जो आज के समय में बिहार में है। और एक क्षत्रिय फैमिली में हुआ था। और ये बिलोंग करते हैं किससे, जनात्री का क्लैन से। किससे, जनात्री का क्लैन से जो है क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। और एग्जैक्ट डेट जो है इसके बर्थ के, इसके जन्म की और मृत्यु की वो डिबेटेड है, आज भी पता नहीं चली है, लोगों में वाद विवाद होता रहता है। बट जनरली जो है कंसिडर्ड एज कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा, बट फिर भी इनको जो है बुद्ध के समकालीन मान लिया जाता है कि जिस समय पर बुद्ध रिलीजन भारत में फल फूल रहा था उसी समय पर जैन धर्म भी भारत में फल फूल रहा था। रॉयल लिंकेज क्या है, इनके फादर जो है वो सिद्धार्थ थे और वो हेड थे जनात्री का क्लैन के। इनके फादर जो थे वो जनात्री का क्लैन के हेड थे। और इनकी मदर जो थी वो त्रशिला थी और वो एक लिच्छवी प्रिंसेस थी, लिच्छवी राजकुमारी थी। तो इंपॉर्टेंट है, दोनों का याद रखना, ठीक है। इनके फादर जो सिद्धार्थ थे वो क्या थे, एक हेड थे जनात्री का क्लैन के। और जो त्रिशला थी वो एक लिच्छवी प्रिंसेस थी, लिच्छवी राजकुमारी थी। चलिए आगे देखते हैं चाइल्डहुड और इनका यूथ कैसा रहा, इनका बचपन और जवानी कैसी रही। तो वर्धमान जो है वो रहते थे एक प्रिंसियरली लाइफ, यानी कि एक अच्छे से राजकुमार की तरह जीवन को गुजार रहे थे जब तक कि उनकी एज जो है वो 30 नहीं हो गई। और वो जब उनकी शादी हुई, ही वॉज मैरिड टू यशोदा, यशोदा के साथ उनकी शादी हुई। और उनको एक डॉटर भी थी, एक पुत्री भी थी, उसका नाम था प्रियदर्शना। तो याद रखेंगे, प्रियदर्शना जो है इनकी पुत्री का नाम था और यशोदा इनकी वाइफ का नाम था, ठीक है। वर्धमान महावीर की वाइफ का नाम क्या था, यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शना। तीर्थांकर कौन को, तीर्थांकर क्या होता है ये तो अभी जानेंगे, पहले ये जान लेंगे। जैन ट्रेडिशन हमें बताता है कि 24 तीर्थांकर हुए हैं टोटल, ठीक है। जो जैन ट्रेडिशन है, जो जैन कल्चर है वो सब हमें बताता है कि 24 तीर्थांकर अभी तक हुए हैं। अब 24 में जिन्होंने लिबरेशन का पाथ जो है, हमें स्वतंत्रता का पाथ जो है वो सिखाया है, ठीक है। जिन्होंने किसका, ठीक है, जिन्होंने हमें लिबरेशन का पाथ जो है वो सुझाया है। अब क्या होता है इसमें जैनिज्म में, मुक्ति का पाथ या स्वतंत्रता का पाथ सुझाया है। सबसे पहले एक पहले नंबर के ऋषभ देव थे। ऋषभ देव जो थे वो पहले तीर्थांकर थे, याद रख लेंगे बस, इसमें पहला पता होना चाहिए। और 23 सेकंड लास्ट और लास्ट ये सब पता होने चाहिए। तो जो हमारे ऋषभ देव थे वो पहले तीर्थांकर थे और इनको फाउंडर ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म का फाउंडर भी माना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, ये सब अच्छे से याद रखेंगे। जो ऋषभ देव थे वो पहले तीर्थांकर थे और उनको जो है फाउंडर माना जाता है जैनिज्म का। उसी के साथ में जो पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ को 23rd यानी कि सेकंड लास्ट जो है तीर्थांकर माना जाता है जैनिज्म का। और वो महावीर से पहले की सेंचुरी में थे, ठीक है, महावीर से पहले थे। और जो 24वें तीर्थांकर थे और आखिरी तीर्थांकर थे वो कौन थे, हमारे महावीर थे। महावीर जिनको हम पढ़ेंगे, वर्धमान महावीर थे। और इनका जो है ये कंटेम्परेरी थे, समकालीन थे किसके, बुद्ध के। आगे देखते हैं तो जैन लिटरेचर देखते हैं। तो ये होली बुक है, सेक्रेड बुक है जैन की, और जिनको सिद्धांत ऑफ आगामा भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिद्धांत ऑफ आगामा भी बोलते हैं। जो जैन लिटरेचर होते हैं उनको सिद्धांत ऑफ आगामा बोलते हैं। पूछ लेता है कि जैन लिटरेचर को क्या बोलते हैं, सिद्धांत ऑफ आगामा बोलते हैं। तो 6 सेक्रेड बुक्स कौन सी है जैनिज्म की, तो 2 सूत्र ग्रंथाज हैं, 12 अंगाज हैं, 4 मूल सूत्र है, 6 छेदा सूत्र है, 10 जो हैं परिकरनास हैं और 12 उपअंगाज हैं, ठीक है। तो जो इसके जैन लिटरेचर है उसके 6 सूत्र हैं, ठीक है। तो अब कौन कौन से हैं, क्या क्या है, 6 बुक हैं, ठीक है। इनको सिद्धांत ऑफ आगामास बोलते हैं। तो ये 6 कौन कौन सी है, 6 में 2 सूत्र ग्रंथ है, 12 अंग है और 4 जो है मूल सूत्र हैं, 6 छेद सूत्र है, 10 परिकरनास हैं और उसके साथ में 12 उपअंगास हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर हम टीचिंग्स देखते हैं जैनिज्म की, जैनिज्म के द्वारा क्या शिक्षा दी जाती है। तो सबसे पहले एम्फेसाइज ऑन नॉन वायलेंस, सबसे ज़्यादा जो ध्यान केंद्रित किया जाता है जैनिज्म के द्वारा तो वो अहिंसा या नॉन वायलेंस पे किया जाता है, याद रखेंगे। उसी के साथ में कॉर्नर स्टोन ऑफ जैनिज्म का कॉर्नर स्टोन क्या है, तो अप्लाइज टू ऑल लिविंग बींग, सब लिविंग बींग पर अप्लाई होता है, जैसे एनिमल, इंसेक्ट, प्लांट, इवन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जैसे पानी में, दही में हमारे कीटाणु वगैरह क्या कहते हैं उनको, बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है, जो हमारे बैक्टीरिया रहते हैं इसमें। तो माइक्रोस्कोपिक जो बैक्टीरिया रहते हैं उन तक को हमें जो है हिंसा नहीं करनी है उनके साथ, यानी कि ये जैसे मैंने अभी बताया था पहले आपको, जब पानी भी पीते हैं तो उसको छान कर पीते हैं, यानी कि कोई बैक्टीरिया ना चला जाए। तो इस तरीके से अहिंसा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है हमारा जैनिज्म में,
ठीक है। नॉन वायलेंस पर सबसे ज़्यादा जोर किस धर्म में दिया गया है, तो इस पर जैनिज्म में, ठीक है। और ये सभी लिविंग बीइंग पर अप्लाई होता है, जिसमें एनिमल भी है, इंसेक्ट भी है, प्लांट भी है, इवन कि माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज्म है वो भी। और अहिंसा जो है सिर्फ फिजिकली अहिंसा नहीं है, नॉन वायलेंस जो है जस्ट नॉट अ फिजिकली, ये जो है हमारे सोच में भी होनी चाहिए, हमारे शब्दों में भी, और हम जो एक्शन लेते हैं उनमें भी होनी चाहिए। अहिंसा हमारी सोच, हमारे शब्द, हमारे एक्शंस में, सब में अहिंसा होनी चाहिए। और इन्होंने एक अनेकतावाद का सिद्धांत दिया, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, कई सारे मल्टी पॉइंट्स का सिद्धांत इस तरीके से। तो रियलिटी जो है, वास्तविकता जो है वो कॉम्प्लेक्स है, और इसमें बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, मल्टीपल फैक्ट्स होते हैं, जो वास्तविकता होती है, जो रियलिटी होती है। सिंगल परसेप्टिव कैन कैप्चर द होल ट्रूथ, मतलब असली सच्चाई को कोई एक सिंगल पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है। तो कोई भी सिंगल पर्सपेक्टिव जो होता है वो एक सिंगल पर्सपेक्टिव जो है कैप्चर नहीं कर सकता पूरे सच को, होल ट्रुथ को, ठीक है। उसी के साथ में प्रमोट करता है टॉलरेंस को, सहिष्णुता को, यानी कि धर्मों का आपस में मिलजुल के रहना, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, जो अलग अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं उनकी समझ को जो है वो क्या करता है, प्रमोट करता है। तो चलिए पूछ लेता है कि अनेकतावाद कौन से रिलीजन में है, तो याद रखेंगे टीचिंग ऑफ जैनिज्म है अनेकतावाद। आगे बढ़ते हैं। सियादवाद क्या होता है, मे भी, यानी कि शायद। तो रिलेटेड टू अनेकतावाद, ये किससे रिलेटेड है, अनेकतावाद से रिलेटेड है। और जितने भी जजमेंट है वो कंडीशनल है और रिलेटिव है, किससे, स्पेसिफिक अलग अलग पर्सपेक्टिव से, और जिससे कि वे बने हैं, विच दे आर मेड, जिससे कि वो बने हैं। एम्फेसाइज करता है किसको, लिमिटेशंस को, ह्यूमन नॉलेज को, जो मानव का ज्ञान होता है उसको एम्फेसाइज करता है। कर्मा क्या है, बिलीव इन द लॉ ऑफ कर्मा, ये बिलीव करता है, विश्वास करता है कर्मा के नियम में। एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस एंड एवरी बीइंग इज रिस्पांसिबल फॉर इट्स ओन कर्मिक एक्यूमुलेशन, यानी कि बेसिकली इट्स रिलेटेड टू टिट फॉर टैट, कि जो जैसा करेगा उसको वैसा भोगना पड़ेगा, टिट फॉर टैट, ठीक है, सही लिखा है, टिट फॉर टैट। आगे हमारा लिबरेशन, यानी कि जो मुक्ति है, स्वतंत्रता ही है, वो प्राप्त की जा सकती है, अचीव की जा सकती है, किसके द्वारा, अपने शेडिंग एक्यूमुलेटेड कर्मा को एक्यूमुलेट करके, कर्मा को सही करके हमें जो है लिबरेशन या मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। रीइंकार्नेशन क्या होता है, द सोल अंडरगोज द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ अंटिल इट अचीव लिबरेशन। जो हमारी सोल है, वो आत्मा है, वो धर्म चक्र में, जैसे कि उसमें बताया गया था बुद्धिज्म में, कि जो है हमारा चलता रहता है, कभी जन्म है, कभी मृत्यु है, इस तरीके से जो है वो चक्र जो है, इस तरीके से जन्म मृत्यु का चक्र जो है वो चलता रहता है, ठीक है। और साइकिल जो है वो चलती रहती है जन्म और मृत्यु की, जब तक कि वो मोक्ष प्राप्त ना कर ले, लिबरेशन या मुक्ति प्राप्त ना कर ले, स्वतंत्रता प्राप्त ना कर ले। चलिए आगे देखते हैं। 5 डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म के 5 महाव्रत्स हैं या 5 डॉक्ट्रिन्स हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहले अहिंसा है, सत्य है, असत्य है, अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य है। याद रखेंगे चारों सिद्धांत को, चारों डॉक्ट्रिन को जो इसके हैं जैनिज्म के, इनको पंच महाव्रत भी बोलते हैं। सबसे पहले जो अहिंसा होता है, नॉन वायलेंस होता है, तो अवॉइडेंस ऑफ इंजरी टू एनी लिविंग, यानी कि हमें किसी भी लिविंग बीइंग को चोट नहीं पहुंचानी है, कोई भी इंजरी नहीं पहुंचानी है। आप ब्रीफली समझती होंगे कि अहिंसा होता है क्या है। सत्य क्या होता है, ट्रूथफुलनेस, यानी कि जो हम कभी भी बोलें हम तो उसको सत्य ही बोलें, झूठ कभी न बोलें। असत्य होता है नॉन स्टीलिंग, यानी कि नॉट टेकिंग एनीथिंग दैट इज नॉट फ्रीली गिवन, मतलब ऐसा असत्य क्या है, नॉन स्टीलिंग, यानी कि चोरी ना करें या ऐसा कुछ न लें जो ऐसा कुछ जो है न लें जो है जो आपको फ्री दिया जा रहा है, जो आप फ्री में मिल रहा है। तो अपरिग्रह क्या होता है, हाँ हमारा असत्य या नॉन स्टीलिंग होता है। एक तो समझ सकते हैं कि चोरी ना करें, या हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं लेना है जो जो है फ्री में अगर नहीं दिया जा रहा है, मतलब चुराना नहीं है, बेसिकली चुराने से ही मिलता है। अपरिग्रह होता है नॉन पोजेशन, तो इसमें डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल पोजेशन एंड वाइडली डिजायर। तो अपरिग्रह कि डिटैचमेंट करना है किससे, मटेरियल पोजेशन से, कि हमें पॉजेसिव नहीं रहना है किसी के भी साथ, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव नहीं रहना है, और जो है हमें जो सांसारिक इच्छाएं हैं या वर्ल्डली डिज़ायर्स हैं उन सबसे डिटैचमेंट करना है। ब्रह्मचर्य हमारा सेलिबेसी या चैस्टिटी को सिखाता है, जैसे कि अब्स्टिनेंस फ्रॉम सेक्सुअल एक्टिविटी फॉर एस्केटिक्स और फेथफुल टू वंस स्पाउस फॉर हाउस होल्डर। तो ये जो है जो हम सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी जो लाइक समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं है, यानी कि हमें सिर्फ जो है अपनी जो हमारा पार्टनर है, हमारा जो
पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, उसी के साथ ही हमें सेक्सुअली एक्टिव रहना है, ना कि हर किसी के साथ। तो ये हमारा कहता है ब्रह्मचर्य हमारा ये है। चलिए आगे देखते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं कुछ डिवोटीज़ का। इसमें जैसे अरहत्स होते हैं या जिनास होते हैं, सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर रखते हैं, घटता हुआ क्रम। तो दोज हु हैव कॉन्क्वर्ड देयर इनर एनिमीज एंड अटेंड केवला जिनाना दे आर द तीर्थंकर। मतलब कि जो कुछ लोग थे जिन्होंने अपने अंदर के जो है एनिमीज को, जो अंदर का उनका एनिमीज था उसको मार दिया, उस पर जीत हासिल कर ली और केवला जिनाना या केवला प्राप्त कर लिया, तो उसको क्या बोलते हैं, वो तीर्थंकर कहलाए। और सिद्ध कौन कहलाए, तो लिबरेटेड सोल यानी कि मुक्त आत्मा, जो उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया और फ्री हैं इस साइकिल से, किसके, बर्थ के और मृत्यु का, जो जीवन और मृत्यु का चक्र चल रहा है उससे फ्री हैं। नेक्स्ट वन इज आचार्यास कौन है, स्पिरिचुअल लीडर जो है वो आचार्य कहलाते हैं, और टीचर जो गाइड करते हैं कम्युनिटी को। तो स्पिरिचुअल टीचर और स्पिरिचुअल जो हमारे लीडर होते हैं वो गाइड करते हैं किसको, कम्युनिटी को। तो ठीक है दोस्तों, इस पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री वाला पार्ट फर्स्ट लास्ट सेशन में हुआ था, आज हमने अभी पार्ट सेकंड किया। तो अभी हमारा जो पार्ट सेकंड का सिलेबस है उसको यहीं ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट लेकर आते हैं पार्ट थर्ड, जिसमें और आप जो नेक्स्ट रहेगा हमारा हिस्ट्री का उसको जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।